बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो बड़े लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ साथ एक्सरसाइज से करना है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुल्तान के टूरिज़म के हवाले से गुफ्तगू करनी है। हम हमेशा ये जब भी रात को बैठे होते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि अब मुल्तान में कौन कौन सी घूमने की जगहें हैं, या टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह के इकदाम उठा रहा है मुल्तान की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। मुल्तान जो है वो पाकिस्तान का वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट सिटी है। यहाँ पर हमारा मुल्तान में किला है, जहाँ पर लाखों की तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो आते हैं। लोग जो बैरून मुल्क से मुल्तान जब घूमने आते हैं तो वो किले का रुख करते हैं। इसी तरह के दीगर जो मुल्तान में टूरिज़म स्पॉट्स हैं उस वो कौन कौन से हैं, मुल्तान में कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है और मुल्तान के अंदर क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं ख़ास तौर पर टूरिज़म को लेकर। इस हवाले से तफसील हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मिसबा इसहाक़ साहब, जो कि TDCP मुल्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वेलकम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? जी, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, इनसे तफसीलन जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अलिशबा आसिफ, जो कि रिपोर्टर हैं रोही TV की। एजुकेशन को जो है वो कवर करती हैं। इसी के साथ साथ टूरिज़म को भी इनकी जो है वो बीट है। एजुकेशन सेक्टर के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के अटेंडेंस के हवाले से और जो नए इकदाम उठाए जा रहे हैं वो क्या क्या हैं। कुछ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की तरफ से कुछ नए जो हैं वो रूल्स के बारे में कुछ वज़ा किए गए हैं। अब उनकी जो है वो ग्राउंड रियलिटी क्या है। इसी के साथ साथ टूरिज़म डिपार्टमेंट के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। सो अलिशबा हमारे साथ हैं। अलिशबा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप अलिशबा, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने गेस्ट से स्टार्ट करना जी, जी, चाहूँगा। जी। जनाब, मैं आपसे ज़रा बुनियादी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि TDCP को अगर आप डिफ़ाइन करें कि ये डिपार्टमेंट क्या है, किस तरह काम करता है और इसकी बुनियादी जो है वो डोमेन क्या है? TDCP एब्रीवेशन है, मुखफ़्फ़ है टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब, TDCP। और थोड़ा सा बाज़-औक़ात लोग PTDC और TDCP को इकट्ठा कर देते हैं, तो ये भी मैं वज़ाहत करता चलूँ। PTDC पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो एक फ़ेडरल इदारा है और मरकज़ की तरफ से काम करता है पूरे पाकिस्तान में। उनका नेटवर्क है, होटल्स, मोटल्स और रेस्टोरेंट और रिज़ॉर्ट्स वो ऑपरेट कर रहे हैं। जो जबकि पंजाब टूरिज़म TDCP है, ये इनकी पंजाब से ताल्लुक़ है और ये पंजाब में इनके रिज़ॉर्ट्स हैं, ऑफिसेज़ हैं और उसके साथ साथ लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है टूर्स का, वो पूरे पाकिस्तान में पंजाब टूरिज़म के टूर्स जाते हैं। और ये एक प्रोविंशियल इदारा है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पंजाब के लोगों को स्पेशली मतलब जो है वो एंटरटेनमेंट और टूरिज़म के प्रमोशन के लिए काम कर रहा है। अच्छा, आप सर ये बताइएगा कि मुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान में कोई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तज़ीन और आइश का काम जारी है। मुल्तान किले के हवाले से कुछ उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। दीगर जो हमारे औलिया कराम हैं उनके मज़ारात का कुछ बेहतर किया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बुनियादी मुल्तान में जो है वो बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स कौन से हैं, वो भी बता दीजिएगा और आप जो है आपका डिपार्टमेंट जो है वो क्या क्या नए इकदाम उठाने जा रहा है। जैसे आपने अपने बयान में आगाज़ में कहा मुल्तान इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, बिल्कुल इसी ऐसे ही है कि साउथ ईस्ट एशिया का जो मुल्तान ये शहर है, ये लिविंग सिटी है, सबसे ओल्डेस्ट। इससे पुराना कोई शहर नहीं इस साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जो कि अब तक मतलब जब से इसकी बुनियादें रखी गई, आगाज़ हुआ और ये अब तक मतलब शहर आबाद है। जब इतना पुराना शहर हो और उसके अंदर इतनी ज़्यादा तामीरात हों अवाइल दौर से, और फिर ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ उन्हें रेनोवेट करना पड़ता है। तामीरात कहीं कहीं से उन पर आबो हवा और गर्द के साथ साथ ज़रूरत महसूस होती है कि उनके ऊपर रेनोवेशन का काम हो, तो वो बिल्कुल जारी रहता है वक्तन फ़वक्तन। और यहाँ मुल्तान में भी मुख्तलिफ़ जो तामीरात पहले से हुई हैं उनके ऊपर ये काम जारी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और बाकी और डिपार्टमेंट्स इसका ख्याल रखते हैं कि जो उनका हुस्न है वो बरकरार रहे और टूरिस्ट जो है वो जब वहाँ पर आएँ तो उनके तामीरात को अच्छी तरीके से देखें और कल वो अपने अच्छी तरह से संभालें उन चीज़ों को। जनाब, ये बताइएगा कि वर्ल्ड सिटी की हदूद कहाँ से शुरू हो जाती हैं और आपकी हदूद क्या हैं? फिर पाकिस्तान टूरिज़म डिपार्टमेंट के जैसे आप बात कर रहे थे, तो वो ज़रा डोमेन ज़रा समझाइएगा। अभी समझ आ कुछ हमारे यहाँ एक ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये जो भी सारे काम किए जा रहे हैं वो वर्ल्ड सिटी की तरफ से किए जा रहे हैं। कुछ नए हमें नज़र आ रहे हैं जो एकदम ख़ास तौर पर अगर हम किले की बात करें तो। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। अक्सर लोग, क्योंकि मैं बतौर गाइड भी टूरिस्ट के साथ होता हूँ और अक्सर जगहों पर फिर टूरिस्ट मुझे कह भी रहे होते हैं कि देखिए मिसबा साहब, ये इसकी क्या हालत बन गई, आप क्यों नहीं काम करवाते, क्यों नहीं इनको ठीक करवाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम तो काफ़ी वसी पैमानों पे शुरू हुआ है
तो फिर मुझे बताना पड़ रहा होता है कि भाई टूरिज़्म डिपार्टमेंट टूर ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है और उनको फिर कंडक्ट करता है। और बाकी ये बिल्डिंग जो है जो आप देख रहे हैं ये औकाफ डिपार्टमेंट की है, तो औकाफ डिपार्टमेंट इसको जो है वो मुरम्मत करता है, उनका काम है। तो ये इस वक्त टूरिज़्म रिलेटेड, टूरिज़्म मतलब बजाते खुद तो देखें तो एक डिपार्टमेंट है, लेकिन अदरवाइज़ जब इसको आप एक वसी मानों में देखते हैं तो आबो हवा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब मिलके टूरिज़्म को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हर तरफ गंदगी होगी, कूड़ा वक्त पर नहीं उठाया जाएगा, तो भी वो टूरिज़्म पर कदगन आएगी कि ये एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, टूरिज़्म फ्रेंडली शहर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें मौजूदा हुकूमत के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, बड़े ज़बरदस्त तरीक़ों से और अंदाज से शहर की सफाई मतलब होती है, अब गंदगी उस तरह से नज़र नहीं आती। तो बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ कहा अपना ताल्लुक़ है मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स का, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं टूरिज़म के साथ। और असल तो टूरिज़म डिपार्टमेंट बजाते खुद है, उसके साथ साथ वॉल सिटी है, फिर एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, फिर एक नया डिपार्टमेंट मैं कहूँगा, ये कोई बहुत पुराना डिपार्टमेंट नहीं है, वॉल सिटी। खैर इसको भी अभी 20-1 साल हो गए, मुल्तान में इसको 10 साल हो गए, वॉल सिटी भी साथ साथ शामिल है। तो वॉल सिटी जैसे कि नाम से ज़ाहिर होता है, तो जो ये हमारा ओल्ड सिटी है, वॉल सिटी है, जिसके कि 5-6 गेट्स हैं, लोहारी गेट, बोहर गेट, दिल्ली गेट, दौलत गेट वगैरह, ये और किला, ये इनके पास है। इसके साथ साथ घंटा घर है, कुछ बिल्डिंग्स इनको और दी गई हैं। बाकी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसके पास और बेशुमार जो मुल्तान के कदीम मज़ारात हैं, मसाजिद हैं, वो इनके पास हैं, वो इनको देखभाल कर रहा होता है। फिर एक औकाफ डिपार्टमेंट है, औकाफ डिपार्टमेंट जो इसके रिलीजियस सेक्टर के रिलीजियस एक्सपेक्ट है वो उनको देख रहा होता है। तो ये इस तरह से ये 4-5 डिपार्टमेंट डायरेक्टली देख रहे होते हैं, बाकी जैसे मैंने बताया बाकी और डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट होती है। निशवा, आप जो है वो ग्राउंड पे हमेशा इन डिपार्टमेंट्स को कवर करती हैं, मुझे ज़रा ग्राउंड रियलिटी के बारे में समझाइएगा। आवाम क्या इन इक़दाम से मुतमईन है? ये जो हमारे इस दफ़ा कुछ मुल्तान में हम देख रहे हैं डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, नज़र आ रहा है हमें कि कुछ टूरिज़म के हवाले से भी काम किया जा रहा है, कुछ बसेस लॉन्च कर दी गई हैं। एग्जैक्टली अभी जो बस लॉन्च हुई है TDCP की, सर भी बेहतर बता सकते हैं। तो उसमें मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, 2 टूर थे, उसके साथ मैं खुद भी गई थी। तो अंदरून विज़िट किया हमने, मसाजिद देखी, ओल्ड मंदिर देखे, अंदरून का बाज़ार देखा उन स्टूडेंट्स के साथ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और इसके साथ साथ बच्चे जो थे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अंदरून मुल्तान क्या है। आप जाके स्कूल में किसी से भी पूछ लें, कोई बच्चा नहीं बता सकेगा अंदरून मुल्तान क्या है। जो TDCP के साथ टूर पे जाते हैं, ट्रिप्स पे जैसे जाते थे हम, किसी पार्क में चले गए, तो वही अगर टूर अगर आप TDCP के साथ करते हैं तो आपको आपकी नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, क्योंकि जो साथ साथ गाइड होता है वो बता रहा होता है कि मस्जिद कितनी पुरानी है, आया ये बाज़ार में क्या क्या इसकी हिस्ट्री है। तो उसके साथ साथ जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा सीखते भी हैं और उन्हें जानने का मौका भी मिलता है। और अगर काम की बात की जाए तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अभी औकाफ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसको जो एक सबसे बड़ा बजट जारी हुआ था औकाफ के लिए, मूसा पाक दरबार का, जो 200 मिलियन का बजट है। तो उधर ताहाल वैसे अभी काम का आगाज़ नहीं हुआ। अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो उनके पास 5 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक बड़ा दरबार उनके पास अभी जिधर काम होना है वो मूसा पाक का दरबार है। और 3 महीने पहले ही वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से वहाँ पे जो है काम कंप्लीट करवाया गया था, पर अभी भी उधर पानी का इशू है। तो जो नया बजट जारी हुआ है उधर वॉशरूम्स बनाए जाएंगे और कुछ और जो मरम्मत है वो की जाएंगी। तो इस हवाले से बहरहाल अभी काम का उधर आगाज़ नहीं हुआ, क्योंकि जो मज़ार है ना मुल्तान के वो ऐसे हैं कि वहाँ पे रोज़ाना लोग सैकड़ों की तादाद में भी आते हैं। मूसा पाक मदीना तो औलिया कहा जाता है, लोगों की बड़ी अकीदत है। एग्जैक्टली, जो मुल्तान आता है वो मज़ार ज़रूर विज़िट करता है। और अगर हम बाकी प्रोजेक्ट की बात करें, जैसा कि मुल्तान में म्यूज़ियम बनने जा रहा है, तो हम जब कहाँ पर बनने जा रहा है म्यूज़ियम? किले पे? जी, किले के अंदर ही जगह है वहाँ पर। तो उधर भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इवन जो घंटा घर बिल्डिंग बन रही है, तो सर बता सकते हैं, बल्कि जो क्राफ्ट बाज़ार में जितने भी आर्टिस्ट हैं, तो अभी परसों ही हमने उनके साथ एक पैकेज किया था उकेर साजी पे बेसिकली, जो बड़ा ही पुराना एक आर्ट है। तो वो लोग कह रहे थे कि जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तो हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को अपनी एक
पर्सनल स्पेस भी मिले। और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से कहा जाता है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी जो यहाँ पे एग्जीबिशन भी करवाई जाएंगी, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका होगा कि उनका जो काम है डिस्प्ले होगा बाकायदा। मुल्तान की जो सकाफत है वो एक ही जगह देखने को मिलेगी, जो आर्टिस्ट है उसको पहचान भी मिलेगी। अभी जो आर्टिस्ट वही काफ़ी लोगों की नज़रों से छुपा हुआ है, अलबत्ता वो 40-40, 50-50 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनका जो एक काम है वो निखर के भी आएगा, लोगों के सामने, दुनिया के सामने आएगा। इसी तरह अगर हम निगार खाने की बात करें तो ऑलमोस्ट निगार खाने का काम जो था कंप्लीट था, वो नेक्स्ट मंथ कह रहे थे कि इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा, लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसी तरह जो लाइब्रेरी का काम है, किले पे जो लाइब्रेरी है वो भी 15 दिसंबर तक की डेडलाइन है कि उसका काम जो है तब तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी क्योंकि किले का ओवरऑल प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है तो उसको ऑब्वियसली टाइम लगेगा। अच्छा अलिशबा, आप आर्टिस्ट की बात कर रही थी, स्केच, अब हम लोग के पास जो हमारे मेसन्स हैं वो काम करते हैं, वो आपके पास लेके आते हैं चीज़ें। परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से भी सुनने में आया था कि कुछ जो है वो इस तरह के कुछ टैब्लोज या हमें कुछ एक्ट्स मिलेंगे अंदर घंटा घर के अंदर, उसके लिए भी कोई काम किया जा रहा है, कुछ समझा था, कोई प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? अच्छा, अभी ये चीज़ें कंफर्म नहीं है। मैंने भी मतलब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कि म्यूज़ियम के ऊपर जो है वो कह रहे थे कि हम कोई ऐसा रेस्टोरेंट बनाएंगे और उधर ये लाइव म्यूजिक होगा, बट अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। घंटा घर के अंदर भी तो कहा जा रहा था कुछ कोई टैब्लोज या एक्ट्स वगैरह फिलहाल ऐसी कोई कंफर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दी नहीं गई, क्योंकि अभी इनके काम ही जारी हैं। जब ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा प्रोजेक्ट फिर ही आगे आई थिंक कंफर्म किया जाएगा, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी बड़े बड़े टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं। यूजुअली कितना टाइम लग जाता है, अगर आप क्योंकि काफ़ी अरसे से कवर करी हैं, कब तक जो है वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं? डिपेंड करता है, एक तो बजट पे भी डिपेंड करता है और दूसरा डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो काम किस तरह करवा रहा है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं देख रही हूँ कि लाइब्रेरी का काम थोड़ा फास्ट हो रहा है, पर उतना नहीं हो रहा। अभी उन्होंने डेडलाइन दी है 15 दिसंबर तक की। इसी तरह निगार खाना जो है कह रहे थे कि अगले महीने तक फंक्शनल कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी किले पे आता है वो जाता है चीज़ें देखने के लिए। उधर सारी हमारी ब्लू पोट्री की, कैमल स्किन की चीज़ें मौजूद हैं। किले का ओवरऑल प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। वैसे तो वर्ल्ड सिटी की जानिब से कहा गया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर उस तरह किला बन जाता है, उधर फूड स्ट्रीट बन जाती है, तो वो तो मुल्तान का बहुत ही एक अहम पॉइंट और एक जो भी जाएगा अभी भी मुल्तान का जो है वो बड़ा एक अहम पॉइंट है टूरिज्म के हवाले से। और अगर उसको, जैसे आप बता रही हैं कि इस पे उस तरह पैसा लगा दिया जाता है, जो डेवलपमेंट के बारे में प्लान है, अगर उसको मिनिमम इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो मुल्तान के लिए काफ़ी जो है वो खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, इस पे हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम टूरिज़म के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, मुल्तान की टूरिज़म के हवाले से। अलिशबा क्योंकि एजुकेशन को भी कवर करती हैं, एजुकेशन की बीट इनके पास है, तो इनसे ज़रा एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात करते हैं कि इस वक्त एजुकेशन में क्या क्या नए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अलिशबा, कुछ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की तरफ से कुछ नए जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए, कुछ नए जो है वो बातें की गई, तो वो क्या चीज़ थी, उसकी क्या ग्राउंड रियलिटी है? बेसिकली हमने पिछले दिनों में देखा था कि असातिज़ा की रैशनलाइजेशन हो रही थी, तो उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा, आपको पता होगा, असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान जो होते हैं उनके पास कुछ स्कूल्स होते हैं, AEOs जिसे हम कहते हैं, तो वो उन स्कूल्स को विज़िट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो लोग स्कूल विज़िट नहीं करते और उनका काम से रिलेटेड। तो अभी कुछ दिन पहले ही मिनिस्टर एजुकेशन जो हैं उन्होंने ये अहकाम जारी किए हैं कि जितने भी AEOs हैं उनकी भी रैशनलाइजेशन होगी और 15 से 20 किलोमीटर के फासले पे स्कूल चेंज किया जाएगा। मतलब तमाम स्कूल, जितने फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर 4-5 स्कूल्स हैं तो फिर 15 से 20 किलोमीटर के फासले पे उन 4-5 स्कूल से अगले स्कूल उन्हें अलॉट किए जाएंगे और रोज़ाना की बेस पे जो है ऑनलाइन चेकिंग होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक ऐप भी बना हुआ है जो उनको ही वही लोग एक्सेस कर सकते हैं। उस पर एक कोड होता है तो वो पुट करते हैं, तो तमाम जो CEOs हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, वो AEOs की जो है एक तो हाज़िरी यकीनी बनाएंगे, दूसरा जो वो चेकिंग कर रहे हैं ऑनलाइन चेक किया जाएगा, क्योंकि पिक्चर्स अपलोड करना, हमारे पास डेंगू के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्मोक अवेयरनेस प्रोजेक्ट चल रहे हैं,
तो उनको चेक एंड बैलेंस करना, एक थीम ऑफ द मंथ होता है, क्या वो स्कूलों में चल रहा है, स्कूलों में टेस्ट शुरू हो गए हैं, क्या वो लिए जा रहे हैं, तो बेसिकली ये काम उनका होता है। तो अभी जो है तकरीबन 10 दिसंबर तक उनकी रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है मुकम्मल किया जाएगा, और ये सिर्फ मुल्तान में नहीं, पूरे जनूबी पंजाब में जो है उनकी रैशनलाइजेशन होगी इसी तरह से जो रूल बताया गया है। और जब रैशनलाइजेशन होगी वो भी मेरिट की बुनियाद पे होगी। अब आपका जब भी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है तो फ़ौरन आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं, किस पॉइंट्स पे किस बुनियाद पे जो है किस टीचर का ट्रांसफ़र, किस प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो इस हिसाब से एईओज़ की तमाम जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग या रैशनलाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं वो होगी। पूरे एजुकेशन के हवाले से हम देख रहे हैं कि ये इस हुकूमत में पूरा रिवैम्प किया जा रहा है। आप इन सारे इकदाम को कैसे देखती हैं, क्योंकि काफ़ी वसी तजर्बा, आप काफ़ी अरसे से एजुकेशन सेक्टर को जो है वो कवर कर रही हैं। देखिए, जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक स्कूल के लिए कह दिया 25 लाख का बजट है एनएसबी का, अब उस स्कूल में जो है वो कब आना है बजट, जी 7 माह बाद 6 माह बाद आप एनएसबी का 25 लाख रुपए बजट दे रहे हैं। वो कहने को 25 लाख है, एक स्कूल जिसमें 3000 बच्चा पढ़ रहा है मिनिमम, अगर हम लगा लें 3000 बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना होगा, और अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो क्या मसाइल आएंगे छोटे मोटे। और उसके साथ अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्कूल के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, जो पेपर फंड चाहिए होता है, वो सब कुछ एनएसबी फंड्स में से करना है। तो स्कूल के जो मामलात हैं कहीं ना कहीं अब अधूरे भी हमने देखे रह जाते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है जो भी आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं, एलुमनाई है, उनसे पूछें आप और उनसे डोनेशंस लें। तो इस हवाले से जो है देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो स्कूल्स हैं मुश्किल का शिकार हैं। एक स्कूल अच्छा है जिससे बहुत अच्छे अफसरान जो पढ़ के बच्चे निकले अफसरान बन गए हैं, वो लोग डोनेट करेंगे। जो दूसरा स्कूल है अगर उधर डोनेशन नहीं है, तो हम इसी तरह मुल्तान के कुछ स्कूल देखते हैं, कुछ में सोलर है कुछ में नहीं है। वजह क्या है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद तो नहीं दिया ये सोलर, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत लगवाया। तो जो प्रिंसिपल ज़्यादा सोशल होगा, ज़्यादा एफर्ट डालेगा, उसका जो स्कूल है आपको अच्छा नज़र आएगा। और लीडरशिप क्वालिटी की बुनियाद पे अगर आप किसी को हेडशिप देते हो तो वो मतलब हमने देखा है उन स्कूलों में अच्छा काम भी हो रहा है। मगर ये कह देना कि हम स्कूलों को 25 लाख रुपए बजट दे रहे हैं, 25 लाख तो आप एक साल में दे रहे हो, या आप 6 महीने बाद भी आपका बजट जो आधा अधूरा आता है, तो वो स्कूलों के लिए इनफ नहीं होता। इसी तरह जो किताबें हैं अभी तक स्कूलों में मौजूद नहीं है, मार्च में फाइनल एग्ज़ाम है, बच्चे जो है नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो आप फिर कैसे कह सकते हैं, हम कहते हैं सरकारी स्कूलों का जो रिज़ल्ट है कम आया। आपने बहुत सारी चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ लाए हैं हम लोग, हमारा जो करिकुलम है वो भी अच्छा हुआ, इम्प्रूव हुआ है, असातिज़ा जो है हमारे बड़ी मेहनत से पढ़ा भी रहे हैं। पहले जैसे होता था ना कि बच्चे टाटों पे बैठ के पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, थीम ऑफ द मंथ है, इलेक्शन होते हैं, तो बच्चों की पार्टिसिपेशन भी हमने देखी है। और इस दफ़ा जब हमने नताइज देखे तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लिए सरकारी स्कूलों से जिनका ताल्लुक़ था, पर अभी भी फैसिलिटीज़ की कमी है। बच्चे जो है नोट्स पे पढ़ रहे हैं, असातिज़ा परेशान है, किताबें नहीं होंगी तो असातिज़ा कैसे पढ़ा लेंगे। अब पंजाब टेक्स्ट बुक की जानिब से जो है पिछले साल जो है किताबें आधी दी गई थी और इस साल जो है 20% दी गई हैं। अब इशू ये है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब जब किताबें आई थी उनकी पेमेंट नहीं की गई थी पूरी, तो वो वाली पेमेंट अभी अधूरी है, जिसकी वजह से हमारे पास किताबें जो हैं अभी तक स्कूलों में मौजूद नहीं है। नए कुछ सिलेबस का भी सुना था कि उसकी वजह से भी कुछ किताबें जो है डिले हो रही हैं, क्योंकि नया सिलेबस वजह किया जा रहा है 9, 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। अच्छा देखिए, 9, 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का हमारे पास तो 8 तक की किताबें नहीं है, बस प्राइमरी सेक्शन को 20% किताबें दे दी गई। जो हमारे पास 6, 7, 8 थे उनके पास तो किताबें ही नहीं है। 5% किताबें स्कूलों में आई और इनरोलमेंट कैंपेन चल रही है। टारगेट दिया गया कि इतने लाख बच्चों को दाखिल करना है, जो भी नया बच्चा उसके पास उसको किताब नहीं दी जा रही। ओह माय गॉड, तो अभी इस तरह के मसाइल हैं, लोग जो है वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं। 3-4 महीने बाद जो है वो जैसे आप बता रही हैं कि कुछ एग्जाम्स है, तो फिर बच्चे जो अगर नोट से पढ़ रहे हैं तो उसको कवर किस तरह किया जा रहा है? उसको कवर इसी तरह किया जा रहा है कि जो टीचर है उनके ऊपर एक प्रेशर है, क्योंकि अगर नताइज बुरे आते हैं तो असातिज़ा परेशान होते हैं। पर असातिज़ा का भी यही कहना है कि एक बच्चा जो किताब से पढ़ सकता है वो नोट्स से कैसे ही पढ़ सकता है। बिल्कुल। तो वो नोट्स बनवाए जाते हैं, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। किताबें बच्चे शेयर भी नहीं कर सकते, इतनी किताबें ही नहीं है कि एक डेस्क पे बैठ के 2 बच्चे शेयर और मेरे बच्चों में कंपटीशन भी होता है कि यार हमारे मार्क्स का कुछ इस तरह का, वो फिर बच्चे अपने नोट्स भी अपने पास रखते हैं, तो ये वाले मसाइल भी होते हैं। कुछ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बारे में बताइएगा कि उधर किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तो
काफ़ी अच्छा बन गया है। हमने देखा है 50 कनाल की बिल्डिंग है और हॉस्टल्स हैं उन बच्चों के, 100 तादाद भी है जो बच्चे गुमशुदा लावारिस रह रहे हैं। ताहाल उधर अभी नर्सरी नहीं बनाई गई। मुल्तान में जितने भी गुमशुदा बच्चे मिलते हैं उनको लाहौर ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे बड़ा इशू है जो अडॉप्शन के लिए लोग अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए उनको लाहौर जाना पड़ता है और ये सारा प्रोसेस है, तो ये ताहाल इशू है। दूसरा, बच्चियों के लिए उस सेंटर में अभी तक सहूलियात मौजूद नहीं है। दारुल अमान भिजवाया जाता है बच्चियों को, तो अगर बच्चियों का भी उधर सेंटर होगा, स्टाफ नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर बच्चियां नहीं रख सकते उधर, छोटी बच्चियां जो गुमशुदा मिलती हैं। तो मुल्तान में जो है पहले गहवारा सेंटर होता था, सोशल वेलफेयर के ज़ेर तमाम वो चलता था, मगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में फिर वो जो बच्चे हैं वो आने लग गए। उसके बाद कोई भी बच्चा क्रिटिकल हालत में होता है तो ब्यूरो की एक टीम होती है, वो चिल्ड्रन अस्पताल जाती है लेकर, और उसके बाद जो है आगे लाहौर लेके जाया जाता है। मतलब ताहाल न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए कुछ नहीं है। कुछ एकदम और नहीं है। दूसरा, जिन लोगों ने बच्चों को ऐसे फेंकना होता है, हमें देख भी रहे होंगे, तो वो ये सहूलत मौजूद है कि अगर आप जाते हैं ईदी सेंटर जो मुल्तान में बाहर झूले लगे हुए हैं, तो वो बच्चे वहाँ डाल के जा सकते हैं। ओके, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बहरहाल हमने इस बारे में बात करनी है। सर, मैं टूरिज़्म के हवाले से भी आपसे ज़रा गुफ्तगू करना चाहूँगा। हम मुल्तान के बात कर रहे थे कि किस डिपार्टमेंट की क्या डोमेन है। मैं ज़रा आपसे, आप ज़ाती तौर पर मुल्तान को अगर आप विज़िट करें, आपके फेवरेट स्पॉट्स कौन से हैं मुल्तान के टूरिज़्म के हवाले से? ऑफ कोर्स मुल्तान सिटी ऑफ सेंट्स कहलाता है, और यहाँ बुजुर्गान दीन अवाइल दौर में आए, बल्कि जो बरसगीर पाको हिंद में जो बुजुर्गान दीन आए और उनमें जो पहला मस्कन ठहरा वो मुल्तान ही ठहरा जी। शाह गर्देश को आप निकालें, इनके बारे में कहा जाता है कि ये अवाइल बुजुर्ग थे जो गर्देश से मुल्तान आए और फिर यहीं सुकूनत इख्तियार कर ली। तो फिर उन पर जो मज़ारात बने हुए हैं बहुत खूबसूरत हैं, और एक जो पाकिस्तान बल्कि दुनिया के खूबसूरत तरीन मज़ारात में से है वो हमारे पास मुल्तान में ही है, और वो बादशाह वक्त ने अपने लिए बनाया। बिल्कुल। और लेकिन ये कि वो फिर वहाँ पर जाए सुकूनत कह लीजिए या मज़ार कह लें या कब्र आप कह लें, वो शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह की है, तो क्या बात है उसकी। उसके साथ फिर सर, इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम टूरिज़म के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने मिसबा साहब से सवाल किया था कि उनके फेवरेट स्पॉट्स कौन से हैं। जी जनाब, आप बता रहे थे हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार के बारे में बताया था, शाहरुख ने आलम के मज़ार के हाँ बारे में बिल्कुल, आपने हज़रत बताया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, शाहरुख ने आलम साहब का मज़ार हो गया, फिर शाह गर्देश का हो गया, शाह शम्स सब्ज़वारी साहब का मज़ार है, फिर एक और मज़ार जो कि मैं उसको मुल्तान में दूसरे दर्जे पे लाता हूँ अपनी ब्यूटी के हवाले से, वो है हज़रत अली अकबर का मज़ार जो कि सूरज मियानी में है। अच्छा, हाँ जी। अली अकबर का मज़ार है, उनके साथ उनकी वालदा का मज़ार है। तो आप वो मज़ार देखिए, वो कमाल का बड़ा खूबसूरत मज़ार है। वो अफ़गान तुर्को आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर बना हुआ। वो इसी तरह से 3 स्टोरी बिल्डिंग्स है, ऊपर डोम है, फिर नीचे ऑक्टोगोनल शेप में, मतलब नीचे 2 बिल्डिंग्स हैं, और वो भी लोगों को और सयाहों को हैरत ज़दा कर देता है कि किस तरह खूबसूरत मज़ार इस खित्ते में मतलब मौजूद है। तो एक वो सूरजकुंड, उस टेंपल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत पुराना कुछ टेंपल्स हैं जो आग की परस्तिश की जाती है जिन लोगों की तरफ से, वो टेंपल्स कुछ मौजूद हैं, वो किस जगह पे मौजूद हैं? हाँ, अपना वैसे तो मुल्तान में हिंदुइज़्म बहुत कदीम और अवाइल दौर से ही है। यहाँ जैनिज़्म का भी वजूद रहा, हिंदुइज़्म का भी रहा, बुद्ध मत भी रहा यहाँ पर। तो हिंदुओं के खासे यहाँ पर मंदिर हैं जो अभी भी अच्छी हालत में मौजूद हैं। तो उनमें से जो ज़्यादा मशहूर हैं वो प्रहलाद का मंदिर है, उसके अलावा सूरज देवता का मंदिर भी यहाँ पर रहा है। लेकिन अभी तमाम मंदिर ऐसे हैं जो कि अब प्रैक्टिस में नहीं हैं, यहाँ पर नहीं जा रहे। जस्ट ये एक हिंदू औकाफ, एक तो वो मुस्लिम औकाफ है, एक हिंदू औकाफ है। तो ये हिंदू औकाफ के मातहत ये इनका वजूद है, और गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि, और इनके ऊपर अब काम भी हो रहा है कि इनको टूरिस्ट के रेनोवेट करके टूरिस्ट के सामने लाया जाए, जो हमारी एक सारे कदीमा है, जो हेरिटेज है, और वो मतलब प्रिजर्व रहे और सयाह उससे लुत्फ़अंदोज़ हो।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुछ बसेस के बारे में हमने जैसे अलिशा बता रही थी, कुछ टूर किया गया था, एहतमाम किया गया था, वो उसकी डिटेल्स क्या हैं, कहाँ से कहाँ तक वो ट्रैवल करती हैं, और सुनने में आया था कि कुछ प्राइवेटली भी अगर आप कुछ करना चाहें तो वो भी आप उनको हायर कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब टूरिज़्म के पास पाकिस्तान में सबसे पहले डबल डेकर बसेस आईं और इन्होंने बड़ी इसको कामयाबी के साथ लाहौर पे इब्तिदा में, फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, भावलपुर, फैसलाबाद और मुल्तान में भी अब ये इनका आगाज़ कर दिया। और एक तो हमने इनके रूट्स बनाए हुए हैं, टाइमिंग्स हैं, उन टाइमिंग और रूट्स पर ये चलती है। टिकट आप लेते हैं पर हेड के हिसाब कितने से। की है पर हेड? पर हेड ये हम चार्ज कर रहे हैं 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ हमारी कोशिश पर है हेड, कि ओके। ये बस लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मतलब सवारी इस पर इख्तियार करें और घूमें फिरें, तो इसलिए हमने इसका टिकट ज़्यादा नहीं रखा। तो 300 रुपीज़ है जो कि हम चार्ज करते हैं, और इसका एक रूट है और 1.5 घंटे का ये टूर होता है मुल्तान में। और इसके साथ साथ हम फिर जो स्पेशल बुकिंग है वो भी फिर इसके हम बारे लोगों में को थोड़ा offer कर रहे तफसील हैं। से बताइएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम, मोहम्मद दानियाल बात कर रहा हूँ। आबिद भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह दानियाल साहब, तिहामा मेरा नाम है। जी। शामा भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सवाल कीजिएगा। तो मेरा सवाल है टूरिज्म के हवाले से। हमारे माशाल्लाह मुल्तान में बहुत अच्छे से दरबार वगैरह भी हैं घूमने फिरने के लिए। और निस्बत साहबा ने जो सवाल किया था ना, चाहे प्रोडक्शन के हवाले से, ब्यूरो के हवाले से, जी। झूले के हवाले से, मेरा ये कहना है कि ये जो लोग को झूले में बच्चा डाल जाते हैं, ये जो कर जाते हैं, तो फिर वो पैदा ही नहीं करने चाहिए। जब किसी को ऐसे करके करना बहुत बुरी बात है। और दूसरे नंबर पे बाय सीसीटीवी कैमरा लाजमी होना चाहिए, कि पता होना चाहिए कि कौन छोड़ के जा रही है माँ बच्चे को, कौन है कौन नहीं, उसके बाद में पता लगाया जा सके कि ये गलत है कि ऐसे बच्चे को पैदा करके छोड़ जाना एक बहुत ही जहालत वाली बात है ये। बिल्कुल। इससे मेरा और का अपना राम भाई, मेरी एक गुजारिश है कि मैं रोजाना स्कूल बच्चों को छोड़ने जाता हूँ, तो कायापुर चौक पे पुलिस एक ट्रैफिक वाला जरूर होना चाहिए। आज भी हादसा होता बचा है बाइक वाला। इसके हवाले से मेरी गुजारिश है कि वहाँ पे ट्रैफिक वाला, आज सवाल तो नहीं है ट्रैफिक का, मगर मेरा सवाल है कि वहाँ पे एक ट्रैफिक वाला लाजमी कायापुर चौक पे बहुत हो रहा है। 8 से 9 के दरमियान बहुत ज्यादा रश होता है, यानी कि किसी बड़े हादसे से बच जाता है। बिल्कुल दानियाल साहब, आपकी बात जो है वो हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है वो सुन रहे हैं। वो हम कोशिश करेंगे कि हम कोई रिप्रेजेंटेटिव भी ले लें लाइन पर, अगर हम ले सके, या हम प्रोग्राम इसके ऊपर पूरा जो है वो ट्रैफिक के हवाले से कर लेंगे। मजीद आप कोई बात करना चाह रहे हैं दानियाल साहब? जी जनाब, हम टूरिज़्म के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मिसबा साहब, मैंने जैसे आपसे सवाल किया वो बसेस के हवाले से हमने आप तफसीलन उसके रूट्स के बारे में भी बता रहे थे, तो वहीं से हम जरा अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक तो दूसरा ये कि हम स्पेशल बुकिंग के लिए भी देते हैं। उसमें स्कूल्स के बच्चे हो गए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के, और वो अगर अपनी कोई डेस्टिनेशन हमें बताते हैं कि हमने हेड मोहम्मद वाला की तरफ जाना है, उसे देखना है, दरिया चनाब की, तो वो भी हम उनको बसेस दे रहे होते हैं रूट से हटकर भी। लेकिन वो उसके चार्जेस अलग होते हैं। उसके चार्जेस अलग होते हैं। वो हमने एक टैरिफ बनाया हुआ है, उसमें आप पर आवर और किलोमीटर इन दोनों को हम जमा करके और जो टैरिफ बनता है वो हम पेश कर देते हैं। तो ये होता है कि टूरिस्ट के लिए भी आसान हो जाता है कि हमें कितना देर रहना है, कितने किलोमीटर जाना है, तो वो टैरिफ। तो इसके साथ साथ फिर हम चाहते हैं कि लोगों को खुशियाँ दें, उनकी खुशियों में शामिल हों। तो वो जो शादियां हैं, बारात हैं, या वलीमा है, या सालगिरहें हैं, और उसमें भी हम अपनी बसेस पेश कर रहे होते हैं लोगों को। और इसमें ना सिर्फ जस्ट बस नहीं देते, उनसे हम कहते हैं इसमें हम रंग भी भर देते हैं उनकी डिमांड के ऊपर, कि अगर आपको ढोल वाले चाहिए, आपको झूमर वाले चाहिए, आपको कहीं खाना, ठीक है, एंटरटेनमेंट आपको चाहिए, तो वो भी हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। वन स्टॉप पॉइंट आपके लिए बन जाएगा हर चीज़ के लिए जो भी आप चाह रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि एक आम आदमी तो उसको नहीं पता होता कि मुझे झूमर पार्टी कहाँ से मिलेगी, मुझे ये ढोल वाले कहाँ से मिलेंगे, मुझे बस को डेकोरेट करना है, सालगिरह का प्रोग्राम है, उसके अंदर गुब्बारे वगैरह लगाने हैं, कुछ ऐसी लड़ियाँ खूबसूरत सी लगानी हैं। तो ये सारा कुछ हम अरेंज कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, और टूरिस्ट की डिमांड के ऊपर। अगर हम टूरिज़्म के हवाले से बात करें, मुल्तान के टूरिज़्म तक की अगर हम बात करें, तो इसका रूट क्या है? जैसे अगर आज मैं एक टिकट लेता हूँ तो मुझे कहाँ कहाँ का विज़िट कराया जाएगा, किस जगह का विज़िट कराया जाएगा? इसका ये है कि बस हमारे किले, लाहौर मुल्तान जो किला है, मुल्तान किला से हमारा बस का आगाज़ होता है। इसके बाद फिर हम इसे हुमायूं रोड और फिर 9 नंबर चुंगी ले आते हैं। 9 नंबर चुंगी से फिर स्टेट LMQ के रोड के ऊपर आपका KFC लाहौर हाई कोर्ट तक जाती है।
वहाँ से फिर ये बगदाद रोड गालबन कहलाता है उसके ऊपर, और फिर ये निश्तर मेडिकल कॉलेज की तरफ चली जाती है। ओके। एमडीए चौक से फिर ये स्टेट आपका पुल मौज दरिया और आगे नवा शहर, और फिर ये वहाँ से दोबारा किले की तरफ। तो ये इसका रूट है। इसके अंदर मैक्सिमम जो मुल्तान की बिल्डिंग्स हैं ये कवर हो जाती है, माँ सिवाय ओल्ड सिटी। ओके, मैं यही पूछना चाह रहा था कि ओल्ड सिटी जो ज़्यादा लोग जो हैं वो ओल्ड अट्रैक्ट होते सिटी हैं का मसला ये है कि आप जानते हैं कि मुल्तान की सड़कें कुछ बहुत ज़्यादा खुली नहीं हैं। फिर ओल्ड सिटी जो है वो तो बहुत नैरो है, और ऊपर से कुछ दुकानदार गो के अब एक डिपार्टमेंट बन गया है पेरा, वो मतलब कोई सफाइयाँ वगैरह करवा रहा होता है, लोगों को अंदर उनकी हदूद में धकेल रहा होता है। लेकिन जैसे हम लोगों का मिजाज है, आप जानते हैं, वो जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो वो हम एक दो दफ़ा बसेस वहाँ लेकर गए हैं, तो खासे मतलब हमारी वजह से लोग डिस्टर्ब हुए, हम उनकी वजह से हुए। तो उसके बाद हमने इसको अब रेगुलर रूट में नहीं रखा, ठीक है। उसमें फिर ये होता है जब कभी कोई डिमांड हो तो फिर हम ट्रैफिक पुलिस और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स वालों के साथ मिलकर तो फिर हम बस ले जाते हैं वहाँ पर, अदरवाइज हमारे रूटीन का हिस्सा वो नहीं है। ठीक है। अच्छा जनाब, अगर मैं ओल्ड सिटी के बारे में आपसे बात करूं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट उधर क्या क्या इकदाम उठा रहा है उसको बेहतर बनाने के लिए, कुछ सुना था कोई गेट्स को भी खूबसूरत बनाया जा रहा है, कुछ उसकी रेनोवेशन जारी है, तो वो भी ज़रा बताइएगा। अच्छा, ये आपने अब सवाल वही कर दिया जो टूरिस्ट मुझसे कर रहे होते हैं कि भाई मिसबा आप इनको चीज़ों को ठीक क्यों नहीं कर रहे। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो टूर ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, कंडक्ट करता है। ये जो देखभाल है पुरानी इमारतों की, ये एक तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, महकमा आसार कदीमा, वो इसको देख रहा होता है। फिर अब वॉल सिटी आ गया, उसके साथ साथ औकाफ डिपार्टमेंट है। तो जहाँ तक ताल्लुक है बिल्डिंग्स की उनकी मरम्मत हो गई, उनकी रेनोवेशन हो गई, तो उन्हें ये 3-4 डिपार्टमेंट्स देख रहे होते हैं। अच्छा, अब इसी सवाल में ऐड कर लेते हैं कि अगर मैंने घूमना है ज़ाती तौर पर, मैं लाहौर से आया हूँ या बैरून मुल्क से आया हूँ मुल्तान, तो अगर मैंने अंदरून सिटी का विजिट करना है तो मुझे कहाँ से जाना चाहिए ताकि मैं मुल्तान पूरा जो है वो अंदरून का जो है वो कवर कर लूँ? उसमें ये होता है, पहले तो हम टूरिस्ट से ही पूछते हैं। मेनली तो टूरिस्ट जब किसी भी इलाके का प्रोग्राम बनाता है तो उसके जहन में कुछ खाका होता है, ठीक है, तभी तो वो उसने मूड बनाया कि मैं यहाँ चलता हूँ, इस इलाके को देखता हूँ। तो उससे हम पूछकर जानकर कि ये क्या चाह रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को फिर हम थोड़ा और ज़्यादा बेहतर अंदाज में उनके सामने रख देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसको आसार कदीमा हेरिटेज से दिलचस्पी है तो हम उनको फिर उन्हीं इमारतों की तरफ, उन्हीं साइट्स टूरिस्ट प्लेसेस की तरफ लेके जाएंगे जहाँ वो इंटरेस्ट रखता है। उसमें हमारे ये दरबार हैं, कदीम मसाजिद हैं। अब आप इसको देखिए, ईदगाह की मस्जिद किस कदर खूबसूरत रेनोवेट हुई है। इवन मैं फॉरेनर्स को लेके गया और 4-5 दफ़ा गया हूँ, वो जब उसके अंदर हॉल में गए हैं वो हैरत ज़दा रह गए कि किस कदर बारीक काम और रिसेंटली हुआ है, और इस कदर खूबसूरती रनाई उसके मस्जिद के अंदर आ गई है, तो कमाल है वो। तो ये मतलब टूरिस्ट के मुताबिक ही हम लोग चल रहे होते हैं और उसी के मुताबिक ही हम उनको गाइड कर देते हैं। ये जो हम डिफरेंट फेस्टिवल्स देखते हैं टूरिज्म के हवाले से, और वो भी आपके डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है? हाँ, उसमें हमारे 2 जो फेस्टिवल्स कह लें वो खासे ऑल ओवर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग स्पेशली आते हैं। उनमें हमारी जीप रैली हैं। एक तो चोलिस्तान में होती है हर साल फरवरी में, और दूसरी हमारी ये थल डेजर्ट जो कि ये फैला हुआ है लिया, मुजफ्फरगढ़, झंग, चौबारा वगैरह की तरफ। दूसरी हमारे नवंबर में ये रैली होती है। तो ये 2 रैली हमारी खासी मशहूर हैं, और ये मेगा स्पोर्ट्स इवेंट हैं पाकिस्तान के बड़े, जिनमें के लाखों लोग इनको देखने के लिए आते हैं। अच्छा, ये जो रैलीज होती हैं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग होती हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके अंदर क्या शराकतदारी होती है या सोली आपका ही डिपार्टमेंट इसको देख रहा होता है? कुछ कहा जाता है कि कुछ जो बड़े जो रेसर्स हजरात हैं वो कुछ सपोर्ट भी करते हैं, कुछ उसकी डेवलपमेंट के हवाले से कि ट्रैक्स को बेहतर करने के लिए। बुनियादी तौर पर तो ये TDCP का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये मैंने जैसे अर्ज़ किया, ये चोलिस्तान ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा स्पोर्ट्स इवेंट है, और ये भी मुजफ्फरगढ़ भी अब कम नहीं रहा। तो इसके जितने भी टेक्निकल मामलात हैं वो तो TDCP ही करता है। ओके, और टेक्निकल मामलात से क्या मुराद है? अगर टेक्निकल से मुराद ये है कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो गई, उनकी टेक्निकल एग्जामिनेशन हो गई, उनका रूट हो गया सारा, उसकी रूट की तैयारी हो गई, उसकी टाइमिंग्स हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये सारा TDCP देख रहा है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है, अब ये सिर्फ दौड़ नहीं रही, ये अब एक मेला बन गया। बिल्कुल मेला होता है, मेला हो गया।
तो वो जो मेला क्या जो समा है और जो उसकी रनाई है वो ये जो हमारी ज़िले गवर्नमेंट्स हैं ये उसको सारा मैनेज कर रही होती हैं, उसका इंतज़ाम कर रही होती हैं। उनमें डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ हो गए, डिप्टी कमिश्नर कोटादू हो गए, डिप्टी कमिश्नर लहिया हो गए, इनकी बहुत सपोर्ट होती है। उसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ सिक्योरिटी के हवाले से, हाँ 1112 होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, इवन पाकिस्तान आर्मी जो रूट के अंदर कम्युनिकेशन होती है वो उनकी तरफ से हमें सपोर्ट होती है। तो ये कई इदारे मिलकर इस इवेंट को कामयाब बनाते हैं। इस इवेंट को कामयाब बना रहे होते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, टूरिज़्म के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम टूरिज़म के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और मुल्तान में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पर घूमना चाहिए उस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ अलिशा मौजूद हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को कवर करती हैं। अभी रिसेंटली चाइल्ड डे जो है वो चिल्ड्रन डे मनाया गया, वो उसकी क्या क्या सरगर्मियाँ थी, किस तरह जो है वो सेलिब्रेट कर किया। जी अलिशा, किस तरह सेलिब्रेट किया गया था चिल्ड्रन डे को? जी 20 नवंबर को चिल्ड्रन डे था। तमाम स्कूलों में तकरीबात हुई और सबसे अच्छी जो तकरीब मैंने देखी वो ये थी कि कल जो है, क्योंकि हफ्तावार तकरीबात का सिलसिला जारी रहा, एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जो है ऑर्फन बच्चों को इनवाइट किया गया और उनके साथ चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया गया। और जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे उस स्कूल के, वो बच्चों को जो उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे उधर लेके जाते थे, उन्हें बताते थे, वो उनके गेस्ट थे बेसिकली, जो दूसरे बच्चे थे, ऑर्फन बच्चे थे। तो बेसिकली सिर्फ चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करने का मकसद ये नहीं था कि स्कूलों में तकरीबात हो, इसका मकसद ये भी था कि बच्चों के राइट्स के हवाले से बात की जाए, बच्चों को उनके राइट्स समझाए जाएं। और जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चाइल्ड राइट्स के हवाले से काम कर रही थी, चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से काम कर रही थी, हमने देखा कि वो बच्चों को आई और उन्होंने बताया कि बच्चों को नॉलेज होना कितना ज़रूरी है कुछ चीज़ों के बारे में, ख़ास तौर पे तालबात को, लड़कियों को। तो लड़कियों के स्कूल में जो है बाकायदा स्पेशल सेमिनार्स भी देखे गए जिसमें ये बताया गया और ये भी बताया गया कि कोई भी मसला हो तो फ़ौरन अपने वालिदैन या असातिज़ा से कंसर्न करें ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम में बच्चे ना पड़ें। बच्चों को अपने राइट्स किस तरह मालूम होने चाहिए, कम उम्र की शादी, बच्चे कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, बच्चे किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे काफ़ी शाय होते हैं। और स्कूलों में असातिज़ा को भी ट्रेनिंग दी गई कि आया बच्चों को जो है कैसे उनकी ग्रूमिंग करनी है, कि एक बच्चा अगर घर में नहीं बोल पाता, नहीं कम्युनिकेट कर पाता, तो सिर्फ तालीम नहीं देनी, उनको बताना भी है, तालीम और तरबियत दोनों असातिज़ा ने भी करनी है। तो इस हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा हमने देखा, सबसे अच्छी जो बात देखी गई कि बच्चों को उनके राइट्स के बारे में ना सिर्फ बताया गया बल्कि गेम्स के ज़रिए समझाया गया। मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेट करके बच्चों ने बताया कि अगर उनके साथ ये होगा तो वो इस बंदे से हेल्प लेंगे, अगर फॉर एग्जांपल स्कूल में आग लग जाती है खुदा ना ख्वास्ता, तो वो किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या इमरजेंसी बटन दबा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है स्कूल में करवाई गई हैं, जो कि निहायत अच्छी चीज़ है। अगर हम यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर रहे थे तो उसमें बच्चों के ही राइट्स उनको बताना ये सबसे अच्छी चीज़ है। और काफ़ी भरपूर तरीके से जो है वो चिल्ड्रन डे को जो है वो मनाया गया। जनाब, जिस तरह की अलिशा जो है वो बता रही थी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर टूरिज़म के हवाले से हम एक्टिविटीज़ की बात करें, आपने थल जीप रैली के बारे में बात की, चोलिस्तान जीप रैली की बात की, मुल्तान सिटी की अगर हम बात करें अंदर, तो कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, कोई मेले या कुछ इस तरह का गाय बगाए करते हैं आप लोग? उसमें ये होता है कि जो मुख्तलिफ सेमिनार, सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही होती हैं, उसमें टूरिज़म डिपार्टमेंट अपनी खिदमत दे रहा होता है। उसमें ये होता है कि अगर तो कोई गेस्ट वगैरह उनके आ रहे हैं, ख़ासतौर पे फॉरेनर्स हैं, तो ये स्पेशलाइजेशन हमारे पास है और हम इसमें प्रोफेशनल हैं कि एक अच्छा गाइड टूर हम करवा सकते हैं। इसके अलावा हम इवेंट मैनेजमेंट का भी हम काम करते हैं। कुछ मुख्तलिफ अगर इवेंट्स हो रहे हों तो उसको हम अच्छे अंदाज में मैनेज करके और उसको हम कामयाब बना सकते हैं। तो ये हमारी खिदमत TDCP की रहती हैं और ये हम ऑफ़र कर रहे होते हैं और गाहे बगाए इनमें शिरकत भी कर रहे होते हैं। अच्छा, प्राइवेटली आपको इंगेज किया जा सकता है कि अगर जैसे किसी के गवर्नमेंट के कोई नहीं आए गेस्ट जो हैं, वो किसी के फॉरेनर कोई प्राइवेट गेस्ट आ गए हैं लेकिन वो काफ़ी बड़ी असामी है और उसने दिखाना है अपने कोई 50-60 लोग उसके पास आ गए हैं, तो वो फिर आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं? जी ऑफ कोर्स, मतलब गवर्नमेंट के तो प्रोग्राम हमारे कम होते हैं, उसकी निस्बत प्राइवेट सेक्टर जो है हमारी सर्विसेज ज़्यादा ले रहा होता है। और उन्हें पता है
कि हमारे एक अच्छा टूर कराने के लिए उसमें ज़्यादातर हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट सेक्टर में जहाँ बच्चे वगैरह पढ़ रहे होते हैं। अभी रिसेंटली एक बड़ा स्कूल है मुल्तान का, मेरी उनके साथ बातचीत चल रही है। वो अपने बच्चों को लाहौर टूर पे 2 दिन के लिए, 2 रातें और 3 दिन के लिए लेके जाना चाह रहे हैं। तो उनको हम मुकम्मल वो टूर जिसमें कि रिहाइश है, कन्वेंस है, वहाँ पर उनका फूड हो गया, एंटरटेनमेंट्स हो गए, वो तमाम हम फैसिलिटीज़ उनको एंटरटेनमेंट में क्या क्या होता है बच्चों के लिए? एंटरटेनमेंट में ये होता है कि वहाँ अगर एक तो एंट्री फीसिस होती हैं, ओके, मुख्तलिफ जो एंट्री टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनकी वो हो गई। इसके अलावा वाघा बॉर्डर एक बड़ा शाम को सनसेट के करीब एक सेरेमनी उनकी होती है, तो फ्लैग ऑफ सेरेमनी जिसको आप कहते हैं, तो वो हम दिखाने के लिए उनको ले जाते हैं। तो इसकी एक्टिविटी जो जो हमारे इल्म में होता है वो उनको बताते हैं, तो उसके मुताबिक फिर वो। अच्छा, अब अपने स्टाफ के बारे में बताइएगा कि उनकी ट्रेनिंग किस तरह की जाती है, उनको कोई इस तरह के क्लासेस या हिस्टोरिकल कुछ लेक्चर्स दिए जाते हैं, या आपके पास जो रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि आप अगर इस तरह के होंगे तो आपकी रिक्रूटमेंट इस डिपार्टमेंट में होगी? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, चूँकि ट्रेनिंग के बगैर कुछ भी नहीं है और प्रोफेशनलिज्म आती ही ट्रेनिंग के साथ है। हमारा एक इदारा है इथम, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, जहाँ पर के हम प्रोफेशनली जो इस टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, उन्हें हम टूरिज्म और होटल उस और हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, जिसमें कि एयरलाइन भी शामिल हो गई, ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर्स भी शामिल हो गए, उन सबको हम यहाँ पढ़ाते हैं प्रोफेशनली। तो ये, और इसके साथ साथ हमारे जो अपने एम्प्लॉई हैं, हमारी जो अपनी फोर्स है, मैन पावर है, उनको भी हम वक्तन फ़वक्तन ट्रेनिंग सेशंस के लिए इस इदारे में भेजते रहते हैं। तो ये लाहौर में है, रावलपिंडी में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद में, ये हर बड़े शहर के अंदर ही हमारे इथम इदारे मौजूद हैं और यहाँ पर ये प्रोफेशनल टूरिज़म हॉस्पिटलिटी। अच्छा, ये जो हम बड़े बड़े हॉस्पिटैलिटी बेस्ड जो हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेटली जो बने हुए हैं, उनको भी रजिस्टर होना पड़ता है इस इदारे से, इथम से? नहीं, वो चूँकि ये एजुकेशनल मामला है, ठीक है, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जो है उनकी वो रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है। और हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा अपना एक इंस्टीट्यूट है, अदरवाइज जो प्राइवेट सेक्टर में खुले हुए इदारे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ अपना जो है ना। सर, इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और ये जो इसके अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, इस हवाले से तफसील में गुफ्तगू करेंगे। लिशबा, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, आपने इन डिटेल जो हमें एजुकेशन सेक्टर के बारे में भी बताया, डेवलपमेंट के बारे में बताया, मुल्तान में क्या क्या नए इक़दाम किए जाने खासतौर पर टूरिज्म के हवाले से। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ मजीद भी कुछ गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ये जो टूरिज़म सेक्टर है इसके हवाले से तफसील गुफ्तगू कर रहे थे, इसके अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह की बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर कोई नए जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर इस सेक्टर के अंदर आना चाह रहे हैं तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो टूरिज़म डिपार्टमेंट ख़ासतौर पर जो है वो किस तरह पंजाब में काम कर रहा है। जनाब, हम लोग बात कर रहे थे इथम के बारे में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में, काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और टूरिज़म के बारे में भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस सेक्टर में हैं। अगर हम अपने पंजाब की हद तक बात करें तो ज़रा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताइएगा कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो लोग हैं वो किस तरह अवेल कर सकते हैं। ये दुरुस्त कहा आपने कि टूरिज़म बड़ी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और बहुत सारे अफराद इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया में हर नवा आदमी वो टूरिज़म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। अब टूरिज़म जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी इसकी वास्ट रेंज है। तो इसके अंदर जितने भी हॉस्पिटैलिटी है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। होटल्स हैं, मोटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, टूरिज़म इटसेल्फ है, एयरलाइंस हैं, ट्रैवल एजेंसियाँ हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं। इसके साथ साथ अब जितने भी प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं, ये सारा मतलब इसमें हॉस्पिटैलिटी के लोग रिक्वायर्ड होते हैं और ये एक बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है और चांसेस हैं इसके अंदर। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्किल हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो, और उसके साथ साथ फिर जब आप इन इदारों से मुंसलिक हो जाते हैं तो फिर एक्सपीरियंस्ड भी आपको आना शुरू हो जाता है, जिसकी बेस के ऊपर आप तरक्की करते करते और एक फिर
अच्छे लेवल पर आप जाके काम शुरू कर देते हैं। तो नो डाउट कि नौजवान नस्ल के सामने ये भी एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक सामने उनके आने चाहिए कि आप इन इदारों के साथ वाबस्ता होकर एजुकेशनल इदारों के साथ अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, और फिर जो इतना फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है और जैसे कि हर नवा आदमी मुंसलिक है, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, इत्थम के इदारे के बारे में बताइएगा कि उधर प्राइवेट जो लोग हैं वो आ सकते हैं, इदारे में दाखिला ले सकते हैं अगर वो अपनी स्किल्स को कुछ बेहतर बनाना चाह रहे हैं या बेसिक से ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं? इस वक्त ये जितने भी टूरिज़म रिलेटेड इदारे हैं, जिसमें कि इथम है या और जो प्राइवेट सेक्टर में खुले हुए हैं, ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ओके। और वो नेफ्टेक टेफ्टा की तरफ से मतलब वो कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए टूरिज़म इंडस्ट्री से पूछकर और उनसे मशवरे के साथ, और वो लॉन्च उन्होंने किए। उसमें ये होता है कि ना सिर्फ फीसिस टोटल फ्री हैं, माफ़ हैं, उसके साथ साथ बल्कि कोर्स भी दिया जाता है, फिर आपका यूनिफॉर्म भी दिया जाता है, और कुछ ना कुछ स्टेपेंड भी दिया जाता है। ओके। ताकि बच्चे इस तरफ भी आएँ, उनके सामने भी एक ऑप्शन हो, ये जो डॉक्टर इंजीनियर्स उससे निकल कर इस तरफ भी आएँ। तो ये कई कोर्स इस वक्त जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये रन कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी फ्री ऑफ कॉस्ट? प्राइवेट सेक्टर को भी ये दिए हैं। ठीक है, उनको देखा गया है पहले कि उनके पास अगर कुकिंग के या शेफ़ के कोर्स है तो किचन भी है कि नहीं है उनके पास, किस मयार का है। तो ये पहले इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद फिर उनको मतलब वो कोर्सेज और दिए जाते हैं। मेरिट पे फॉल करते हैं बच्चे तो उनको दाखिला मिलता है क्योंकि स्टाइपेंड भी मिल रहा है और अब यूनिफॉर्म वगैरह और इस तरह की चीज़ें, काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लोग बाहर अपॉर्चुनिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं वो जब चले जाते हैं। नहीं बिल्कुल, ये तो देखिए मेरिट तो ज़रूरी है। एक बच्चा जो कि कुंद ज़हन है और सलाहियतें नहीं रखता, तो वो आएगा तो वो रिसोर्सेज ज़ाया करेगा गवर्नमेंट के। तो ये तो मेरिट बेस्ड मतलब एडमिशन्स यहाँ पर होते हैं और मिलते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि तादाद कितनी है कोर्सेज़ की और अमूमन जो है वो ड्यूरेशन कितना होता है एक कोर्स का? हाँ, ये 3 माह से लेकर 3 माह के कुछ कोर्सेज़ हैं, कुछ 6 माह के हैं, 3 माह के सर्टिफिकेट्स को और 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, फिर 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं। मैक्सिमम मेजॉरिटी तो इन कोर्सेज़ की है ताकि बच्चे शॉर्ट टर्म के अंदर अपनी स्किल्स को जो है हासिल कर लें इब्तदाई तौर पर, और फिर किसी इदारे के साथ मुंसलिक होकर फिर अपग्रेडेशन मतलब उनकी होती रहे। तो इसके अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज़ आए हुए हैं, उसमें कुछ ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर्स के कोर्सेज़ हैं, कुछ हॉस्पिटैलिटी के हैं, कुछ टूरिज़म टूर गाइड और टूरिस्ट गाइडिंग से मुतल्लिक कोर्सेज़ हैं, टूर ऑपरेशन से मुतल्लिक कोर्सेज़ हैं, कुछ जो हैं वो शेफ़ और कुकिंग के कोर्सेज़ हैं, कुछ बेकरी के हैं, कुछ कन्फेक्शनरीज़ के, मतलब इस तरह से कोई 7-8 कोर्सेज़ हैं। बल्कि अगर टोटल तादाद देखी जाए तो ये 10 से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं। तो वो डिपेंड कर रहा होता है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के कि उनकी कितनी सलाहियतें हैं और उसी हिसाब से उनको वो कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे होते हैं। ये तो हैं नेफ्टेक और टेफ्टा के और जो बाकी जो फंडिंग इदारे हैं उनकी तरफ से हैं। कुछ इन इदारों के इथम वगैरह के अपने कोर्सेज़ भी हैं जो कि वो लॉन्च करते हैं और उस बेस के ऊपर एडमिशन होते हैं और वो फिर उन कोर्सेज़ को लेके चल रहे होते हैं। ओके, अगर हम मुल्तान की या जनूबी पंजाब के इसकी बात करें टूरिज़म पोटेंशियल की, तो अगर हम थोड़ा डाटा के हिसाब से बात करें तो कितना हो सकता है, या अगर आप लोग के पास क्योंकि डाटा होगा तो उस हवाले से बताएं कि पोटेंशियल कितना है इस जगह पे? जहाँ तक डाटा की आपने बात की, उसमें एक इदारा एक और है। ओके, चलें आज आपके टीवी के तवसत से सबको पता चल रहा है, सामने ये भी ले आते हैं जिस पर कि कई लोगों की नज़र नहीं है, और ये भी हमसे लोग कह रहे होते हैं जब गाइड पर होते हैं, मिस्टर साहब देखें ये रेस्टोरेंट की कितनी बुरी हालत है, आप इनको क्यों नहीं चेक करते? मैं अभी ये पूछने लगा था आपसे कि किले पे एक रेस्टोरेंट मौजूद है कि उसके बारे में भी तरह बताई गई कि आपने उसमें मजा कर दिया। अच्छा हाँ, तो वो लोग हमें कहते हैं मिस्टर साहब देखें ये कितना इसकी बुरी हालत है रेस्टोरेंट की, और ये गंद फैला हुआ है और इनका वो मयार भी नहीं है, इन्हें आप क्यों नहीं बंद करते, क्यों नहीं इनके ऊपर चेक रखते? तो इस वाले से भी अर्ज़ है कि ये भी हमारा डिपार्टमेंट का काम नहीं है। एक और डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका नाम है DTS, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज। ओके, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत वो काम कर रहा है, और वो उनका काम है लाइसेंसिंग और इंस्पेक्शन और डाटा कलेक्शन। ओके, ये बुनियादी तौर पर 3 वो काम, और चौथा काम एक और भी उनके पास आ गया कि उनकी अपनी एक फोर्स बन गई है, ठीक है, जिनके पास इख्तियारात हैं। वो क्या करते हैं, अगर कोई भी होटल इंडस्ट्री के अंदर आना चाहता है या ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेशन में आना चाहता है तो उसको लाइसेंस लेना चाहिए, लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। तो वो इसी डिपार्टमेंट से अपना रब्ता करता है और वो फिर उसके जो भी तरीक़ाकार होता है लाइसेंसिंग का, उसको वह अडॉप्ट करके उसकी फ़ीस वगैरह जमा करवा के
रिक्वायरमेंट पूरी करके वो उनसे लाइसेंस हासिल करता है, और उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन उस इदारे की तरफ से इंस्पेक्शन होती है कि आया वो मुयार के मुताबिक उस इदारे को चला भी रहा है या नहीं, या अगर तो उसने कोई रेस्टोरेंट खोला है वहाँ पर वो गैर मुयारी, तो इनको ये अथोराइज होते हैं DTS, और ये जाके उसके ऊपर चेक मतलब उनका होता है। सर जैसे आपकी इदारे की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो टूर गाइड्स और इस तरह के जो है वो अरेंज करे, कुछ अगर लोगों ने घूमना फिरना है तो उसके लिए एक शख्स के लिए, जैसे मैं आपसे पहले भी प्री रिक्विजिट्स की बात कर रहा था कि किस तरह की काबिलियत जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपके इदारे की बात करूँ, मैंने आज एक हायर किया कि मैं अपने कुछ मेरे फ़ॉरेन से लोग आए हैं और मैं उनके साथ आपके साथ जो है वो टूर पे जाऊंगा, तो उनको किस किस तरह की सहूलियात जो दी जाएंगी, बिल्कुल ग्राउंड पे ज़रा समझाइएगा, आसान अल्फाज में लेकिन बड़े जामे तरीके से समझाइएगा। उनको हिस्टोरिकली हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, उनको चीज़ों के बारे में घुमाया जाएगा, इस तरह पूछना चाह रहा हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने गाइड की बात की, गाइड के बारे में ये कहा जाता है कि उसको सब कुछ मालूम होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हो लेकिन सब, उसको हिस्ट्री भी आती हो, ज्योग्राफी भी वो जानता हो, टोपोग्राफी से भी उसकी वाकफियत हो, उसको आबो हवा और एटमॉस्फेयर और इसके बारे में वो कल्चर भी जानता हो, उसको हैंडीक्राफ्ट्स का भी पता हो, ठीक, कस्टम्स भी उसको आते हो, जो कि किसी वक्त भी टूरिस्ट की तरफ से कोई भी सवाल किया जा सकता है, कोई भी सवाल आ सकता है। जैसे आज हमने आपसे कोई भी सवाल किया और आपने भरपूर तरीके से तो वो कोई भी सवाल आ सकता है। अभी इंटरेस्टिंग मैं एक थोड़ा सा वाकया बताता हूँ। मैं एक फॉरेनर थे, ब्रिटिश थे वो, और उनको मैं टूर करा रहा था मरी में, तो उन्होंने मतलब वहाँ एकदम मुझसे सामने सवाल कर दिया कि बस भाई दैट इज़ हिल स्टेशन, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ज़लज़ले आते रहते होंगे, कभी कभार आए होंगे, और कितने मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला यहाँ पर लास्ट टाइम आया था इस रीजन में, तो वो एक बड़ा दिलचस्प बात था। तो मैंने फिर उनसे मतलब कहा कि ज़लज़ले इस इलाके में तो इतने नहीं आए, ठीक है, कुछ और हमारे इलाके हैं शिमाल की तरफ ज़लज़ले वहाँ पर ज़्यादा आए हैं। अच्छा, हमारा फिर एक ये भी होता है कि बिल्कुल फौरी तौर पर इनकार नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो कोशिश होती है कि उनके सवाल का जवाब दे भी दिया जाए, और वो अगर एग्जैक्टली नहीं आता, ठीक है, तो उसको किसी मुनासिब अंदाज के साथ ना, तो उसको बताया कि किसी और आता है, तो दैट इज़ टू जो ये मतलब सवाल जो आपका है थोड़ा मतलब ऐसा है कि जो मेरी प्रोफेशनल नॉलेज के साथ मैच नहीं करता, या अंदाज़ा मुझे एग्जैक्ट, फिर वो हंस पड़े, कहता है बिल्कुल ये सवाल मैंने आपसे कर दिया, ये तो एक जो इसको जानते हैं जियोलॉजी को, और वो ही इसका जवाब दे सकता है। तो फिर वो खुद भी हंसा इस बात के ऊपर, तो ये ऐसा हो जाता है। लेकिन कुछ थोड़ी मालूमात जो है हमें सारी मतलब वो होनी चाहिए, हाँ, ताकि टूरिस्ट को हम बता सकें। अच्छा, जैसे मुल्तान में बड़ी कदीम जगहें हैं, जैसे हम बात कर रहे थे रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से, बिल्डिंग्स यहाँ पर आर्कियोलॉजी की बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। आपने पहले बताया कि हमें मज़ारात के बारे में बताया, बिल्डिंग्स के बारे में ज़रा बताइएगा कि मुल्तान में अगर कोई हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर। घंटा घर के बारे में कहा जाता है, कुछ चर्चेज़ हैं उसके बारे में कहा जाता है। बिल्डिंग्स पाकिस्तान में, और स्पेशली आपने मुल्तान का जिक्र किया, हम लकी हैं कि हमारे पास तकरीबन तमाम जितने भी यहाँ मज़ाहिब रहे हैं उनकी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। हिंदुइज़म की बिल्डिंग्स हमारे पास हैं, जैनिज़म यहाँ रहा उसकी है, बुद्धिज़्म के हवाले से यहाँ मुल्तान में तो नहीं है, लेकिन मुल्तान से करीब बल्कि अपना रहीमयार खान की तरफ जाएं तो पतन मीनारा है वहाँ पर, ठीक है, तो वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड मतलब बिल्डिंग है। बाकी जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो ब्रिटिश दौर में यहाँ बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी, जिनमें के चर्चेज़ हैं, ये आपका जो अभी आपने घंटा घर का नाम लिया, ये ब्रिटिश दौर के अंदर बनी। फिर मुग़लों, फिर अब उससे पहले मुग़ल थे यहाँ पर, मुग़लों के दौर में बड़ी शानदार बिल्डिंग्स बनी, उससे पहले तुगलक थे, गौरी थे, लोधी थे। मुल्तान की जब भी हम बात करते हैं तो अमूमन यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़म की ज़्यादा बात की जाती है कि यहाँ पर क्योंकि औलिया कराम बहुत ज़्यादा है। मुल्तान के सयाहती मकाम रिलीजियस टूरिज़म से निकल के हम दूसरी किसी टूरिज़म के हवाले से क्यों नहीं गुफ्तगू करते, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी भी है, यहाँ पर दूसरी जैसे आप बता रहे हैं कि दूसरे मज़ाहिब के भी जो हैं वो बिल्डिंग्स मौजूद हैं, दीगर भी जगहें मौजूद हैं। तो हम बुनियादी यहाँ मसला ये क्यों आता है कि यहाँ पर सिर्फ या तो अगर हम दीगर मज़ाहिब की भी बात करेंगे तो वो रिलीजन के रिलेटेड बात करेंगे, और इस्लाम के रिलेटेड बात करेंगे तो वो भी औलिया इकराम के मज़ारात और इसके रिलेटेड ही हम बात करेंगे। मुल्तान में दीगर कोई जगह नहीं है। देखिए, जब हम रिलीजियस टूर की बात करते हैं, रिलीजन, तो उसके अंदर वो हिंदुइज्म भी आ रहा है, सिखिज्म भी आ रहा है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म की ही बात क्यों हो रही है मुल्तान में। दीगर शहरों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी जगहें हैं जो हम घूम सकते हैं।
अब लाहौर में हेड ऑफिस में हमारा स्पेशल एक सेक्शन कायम है सिखिज़्म के ऊपर, ठीक है, इसलिए कि हमारे पास जितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स और सिख टूरिज्म से रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर कदीमी विरसा असासा है, वो मेरा ख्याल है इतना इंडिया की तरफ भी नहीं है। ओके, ठीक है, ननकाना साहब हो गया, गुजरावाला हो गया, एमनाबाद हो गया, फिर आपका ये रावलपिंडी के मिसबाह साथ। इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आज आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमने टूरिज़्म के रिलेटेड जितने भी लोगों के जहन में सवाल आ सकते थे, अमूमन हमने कोशिश की कि आज सारे उनको कवर करें। मुल्तान के डिफरेंट स्पॉट्स के बारे में हमने जिक्र किया, तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द शो। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का ये हिस्सा आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मज़ीद भी कुछ गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम टूरिज़म के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लियाकत अली, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनसे हमने जो अमूमन हार्ट के रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं उस पर जो है वो जामे गुफ्तगू करनी है, ख़ास तौर पर हार्ट अटैक के बारे में। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यंग एज में भी लोगों को हार्ट के डिजीज़ जो है वो हो रही हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। अमूमन ये समझा जाता था कि 40 इयर्स के बाद ही आपको जो है वो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो आएंगे और हार्ट अटैक होने का खर्चा जो है वो बढ़ जाता था। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे क्या इस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं, किस तरह के डाइटरी चेंजेस हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें अब हार्ट के जो है वो बीमारियाँ होने का जो बीमारियाँ हम देख रहे हैं कि ज़्यादा होती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, जैसे मैंने अपने तारुफ में ये बात की कि हार्ट के रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही हैं। हार्ट अटैक का हम अक्सर सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स को हार्ट अटैक हुआ, फिर उनकी जो है वो डेथ हो गई, फ़लाँ को हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक को ज़रा अगर मैं आसान अल्फाज में आपसे गुजारिश करूँ कि डिफ़ाइन करें तो वो क्या होता है, क्या ऐसा प्रोसेस होता है? बिल्कुल, असल में जो आम ज़बान में हम कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, बेसिकली हमारा जो दिल होता है, हार्ट होता है, उसकी काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं। यानी कि हम सादा ज़बान में कहते हैं कि दिल के खाने हैं, दिल के अंदर दिल की झिल्ली है, फिर दिल के अंदर दिल के वेल्व्स हैं, फिर उसी दिल के ऊपर दिल की नालियाँ होती हैं। जिस तरह दिल पूरे जिस्म के अंदर ब्लड सप्लाई करता है, इसी तरीके से खुद दिल की जो सप्लाई है वो दिल के ऊपर दिल की नालियाँ होती हैं, उनके ज़रिए से आती है। अब उन दिल की नालियों के अंदर जब ब्लॉकेज आ जाती है, जब वो तंग हो जाती हैं और उनके अंदर खून का लोथड़ा आ जाता है और वो बंद हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि मरीज़ को जो है वो हार्ट अटैक हो गया। तो असल में जो दिल की जो नालियाँ हैं उनके अंदर तंगी के आने की वजह से जो अलामात आती हैं, हम उसे कहते हैं हार्ट अटैक। ये यंग एज में इतनी ज़्यादा क्यों होती जा रही हैं? पहले हम देखते थे कि 40 इयर्स के बाद ही होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम पिछले 10 साल के अंदर डाटा देखें तो यकदम चीज़ें जो है वो रिवर्स हो गई हैं ऑलमोस्ट। यानी अब से 10 साल पहले जिस तरह आप बता रहे हैं कि 40 साल से ज़्यादा लोगों के अंदर मसला होता था, यंग एज में हम सोच भी नहीं सकते थे। इसी तरीके से अब से 10 साल पहले ये समझा जाता था कि ये अमीर लोगों की बीमारी है, गरीब लोगों के अंदर नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं। ये चीज़ भी ऑलमोस्ट रिवर्स हो गई है। तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह है जो इस वक्त हम देखते हैं वो लाइफ स्टाइल है और स्ट्रेस है। बिल्कुल, उसका स्ट्रेस भी एक उसका एलिमेंट है, बहुत बड़ा एक एलिमेंट है स्ट्रेस का होना, और साथ लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि यानी आप देखें फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, लोग वर्जिश नहीं कर रहे, सिगरेट पीना और फिर बेतहाशा ग़िज़ा का इस्तेमाल और एहतियात का ना करना। और आप देखें बाहर जो लोग होटलिंग करते हैं और जो डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं उनकी कोई क्वालिटी नहीं है। तो इस वजह से इवन गरीब लोगों के अंदर भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि वो लोग मेहनत मुशक्क़त करने वाले होते हैं, रेडी जो है वो लगाने वाले, यानी कि जो है वो मिस्त्रियों का काम करने वाले, मजदूरी करने वाले। तो ये वो फैक्टर्स हैं नौजवान लोगों के अंदर जिसकी वजह से हार्ट अटैक की रेशो उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा सर, ये जैसे ही हमारा ये मौसम आता है, सर्द मौसम, तो इसमें कुछ अमूमन लोग सवाल करते हैं कि यार इस सीज़न में ज़रा एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दें, थोड़ा सा अपना जो है वो डाइटरी चेंजेस को ख्याल ज़्यादा रखें। तो सर्दियों में अमूमन कि क्यों समझा जाता है, ये मिथ है या वाकई सर्दियों में हार्ट रिलेटेड ज़्यादा हो जाता है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये कोई मिथ नहीं है बल्कि ये रियलिटी है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों के अंदर हार्ट अटैक की भी और इसी तरह स्ट्रोक की भी, फालिज की भी ये शरह बढ़ जाती है। अमूमन वजह क्या होती है उसकी? सबसे जो बड़ी वजह है पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें तो सर्दियों के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, श्रिंक कर जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो श्रिंक कर जाती हैं। उनके श्रिंक करने की वजह से, कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से खुद ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक करने में और फालिज करने में। ओके।
नंबर 2, जब ब्लड प्रेशर जो सर्दियों में जब वो जो है आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं तो वो जो ब्लड होता है वो भी रिलेटिवली थिक हो जाता है, या सादा ज़बान में कहें गाढ़ा हो जाता है। जब वो गाढ़ा होगा तो उसके अंदर ज़्यादा चांस है कि क्लॉट बने और वो नाली को ब्लॉक करे और जिससे खुदा न खास्ता हार्ट अटैक या फालिज का मसला। ओके। तो एक वजह तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी ये होती है। नंबर 2, सर्दियों के अंदर जैसे आपने ये बात की कि जी कहते हैं कि जी वाग बढ़ा दें, और बिल्कुल सही कहते हैं। सर्दियों के अंदर एक वजह ये भी होती है कि जो लोग रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो नहीं कर पाते सर्द मौसम की वजह से, तो वो भी एक फैक्टर होता है। उनका ये जो एलिमेंट है प्रोटेक्टिव ये भी निकल गया। नंबर 3, अमूमन ये होता है कि सर्दियों में पानी भी कम पिया जाता है। तो जब हम पानी कम पिएंगे, डिहाइड्रेशन होगी, तो उससे भी इनडायरेक्ट ब्लड गाढ़ा होने के चांस है, ब्लड क्लॉट बनने के चांस है। हमारे वो पेशेंट होते हैं जिनको हमने स्टेंट डाले होते हैं, उनको भी हम समझाते हैं कि भाई आपने पानी की कमी नहीं लानी, अल्लाह ना करे पानी की कमी से आपके स्टेंट बंद हो जाएंगे। तो एक वजह यानी ये भी है। तीसरी एक वजह ये होती है कि यानी सर्दियों के अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर आप देखें रूटीन वाली लाइफ मेंटेन नहीं होती, ख़ास तौर पे जो छुट्टी के दिन है वो भी लोगों के अंदर गुजर जाते हैं, तो वो एक स्ट्रेस भी है। तो ये 3-4 बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सर्दियों में डेफिनेट बात है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों के चांस बढ़ जाते हैं। स्टंट के बारे में आपने बात की कि ये स्टंट किस तरह के होते हैं, क्या अमूमन तौर पर डाले जाते हैं, क्या ये भी अब आप अपने मुशाहिदे में ये देखते हैं कि यंग एज में लोगों को डलना शुरू हो गए? बिल्कुल ऐसे ही है हमारा, क्योंकि ये शोबा है। तो अब हम देख रहे हैं, अभी दो दिन पहले भी हमने एक 30 साल एज थी नौजवान बच्चा था और वो बिल्कुल मजदूर था, वो हार्ट अटैक के साथ आया, तो उसकी मेन नाली बंद थी। हमने उसमें एक यानी स्टेंट डाल दिया, फिर उसको समझाया कि यार आपकी तो इतनी एज भी नहीं है, अब आपने ख्याल रखना है, दवाई लेनी है, एहतियात करनी है। तो बेसिकली जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ये बड़ी अच्छी एक इन्होंने जो है यानी फैसिलिटी दी है कि जो अच्छे सेंटर्स हैं बड़े बड़े, जैसे यहाँ मुल्तान कार्डियोलॉजी है, फैसलाबाद कार्डियोलॉजी है, लाहौर में है, इसी तरह रावलपिंडी में, इसी तरह बहावलपुर और रहीम यार खान, कि जो मरीज़ जो एक्यूट हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं 12 से 24 घंटे के अंदर, और उनकी ECG के अंदर कोई ख़ास चेंजेस होती हैं, अगर वो उस विंडो पीरियड के अंदर आ जाते हैं तो गवर्नमेंट ने उनकी एंजियोग्राफी, उनके स्टेंट टोटल फ्री किए। ओके। तो वो तकरीबन अगर हम उसकी कास्ट लगाएं तो प्राइवेट 3 लाख से लेके तकरीबन 5 लाख तक बनता है। तो हर पेशेंट के लिए वो फ्री है, कोई अमीर है गरीब है, तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अर्ली सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं हार्ट अटैक के? कहा जाता है कि जैसे ही जो अमूमी तौर पर हमें समझा आता है कि अगर आप पिन पॉइंट कर सक रहे हैं तो वो दैट इज़ नॉट अ हार्ट अटैक, आपको पूरे रीजन में आएगा, और अगर रेडिएट कर रहा है लेफ्ट की तरफ तो आपको फिर सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, सीढ़ियों पर जैसे ही आप चढ़ेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल ऐसे ही है। जो अर्लीस्ट चेंज है, अर्लीस्ट जो जिसके साथ पेशेंट आते हैं और वो उनकी जो है वो डायग्नोसिस मिस हो जाती है, तो वो सबसे अर्ली ये होता है कि पेशेंट को सांस फूलना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं जी रूटीन में हम ठीक हैं, थोड़ा सा तेज़ चले तो हमें ना सांस फूलना शुरू हो जाता है, या डॉक्टर साहब वैसे हम ठीक हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो फिर सांस फूलता है, अदरवाइज़ हम ठीक हैं। डॉक्टर साहब हम बिल्कुल ठीक फिर रहे होते हैं, लेकिन जैसे खाना खा लें, थोड़ा सा ज़्यादा खा लें तो हमें बोझ होना शुरू हो जाता है। तो ये वो अर्ली चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं ये वार्निंग साइन है। अगर ये चीज़ें हों तो पेशेंट को अपने कार्डियोलॉजिस्ट, अपने फिजिशियन को फ़ौरन दिखाना चाहिए। कितना अर्सा ये परसिस्ट करते हैं, क्योंकि दीज आर सेम एज गैस्ट्रो के जो हमारे मसाइल हो रहे होते हैं, कितना अर्सा परसिस्ट करें तो आपको फ़ौरन कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? बेसिकली जी जो है डिपेंड करता है कि आपके अंदर फिर और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। ओके। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आपको शुगर का मसला है, आप स्मोकिंग करते हैं, आपकी वॉक का जो है वो कोई ऐसा नहीं है जिसे हम कहते हैं बाकायदगी से, और खाने पीने का जो स्टाइल है वो ठीक नहीं है, तो फिर तो आपको ये सिम्टम है तो फ़ौरन दिखाना चाहिए। ओके। लेकिन अगर ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है और आपको ये हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं तो फिर इनकी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अच्छा डॉक्टर, जब अमूमी तौर पर लोगों को इस तरह का खदशा होता है तो वो देखते हैं कि ये भी कहा जाता है कि यार आपके कोई हो सकता है स्टैमिना थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज बढ़ाएं तो आपका थोड़ा सांस का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपने अपने डॉक्टर साहबान को, अपने फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लिया और उन्होंने आपको इवेलुएट कर लिया और वो समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई मसला नहीं है, तो फिर तो आपका हल ही यही है कि आप अपनी वॉक करें। जितना आप वॉक को बढ़ाएंगे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। बेसिकली वॉक का डायरेक्ट रिलेशन है हार्ट अटैक से। तो जो लोग वॉक करते हैं और जो लोग यानी स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनके अंदर उनकी जो ब्लड की नालियाँ होती हैं वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा जो है बड़ी हो जाती हैं, उनका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है। तो जब अगर एक बंदे की इतनी बड़ी नाली होगी स्पोर्ट्स की वजह से, वॉक की वजह से,
तो अगर उसमें ब्लॉकेज नैरोइंग होगी भी तो वो इतनी रहेगी, पेशेंट को फिर भी अलामात नहीं आएंगे। एक बंदे की है ही इतनी, उस पर ब्लॉकेज रहेगी तो वो इतनी रह जाएगी। और इसकी वजह क्या होती है बढ़ने की? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो थोड़ा ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है। आपकी जो यानी कॉरोनरी जो आर्टरीज हैं उनका डायमीटर बढ़ जाता है स्पोर्ट्समैन और वॉक और उससे। और नंबर 1, नंबर 2 ऑब्वियसली आपका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स इसका लेवल कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब आपका कोलेस्ट्रॉल ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर असल जो मैकेनिज़्म है वो यही होती है कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती हैं उनके अंदर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। वो हमें तो एक थोड़ी सी नज़र आती है, लेकिन अंदर अगर हम देखें तो वो सारा एक बहुत बड़ा वो होता है उसका। वो चर्बी के आने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वेसल्स नैरो होती जाती है। ओके। और सुपर इम्पोज जब कोई क्लॉट बनता है वो जगह जो है वो रप्चर होती है किसी वजह से, वहाँ क्लॉट बनता है तो वो टोटल बंद हो जाती है। ओके। कुछ एक्सरसाइज जैसे हम जाते हैं एक्सरसाइज, जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज लाजमी करनी है, वॉक डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़ है। जब भी हम अगर जिम की बात करें या वैसे बात करें तो लोग जो है वो कार्डियो के रिलेटेड एक्सरसाइजेस करते हैं। कुछ कहा जाता है कि तेज़ भाग के ब्रिस्ट वॉक स्टार्ट करते हैं, फिर दोबारा तेज़ भागना शुरू करते थे, जिसको हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट कुछ ट्रेनिंग कहा जाता है, HIIT हिट कहा जाता है। इस तरह की कोई हम एक्सरसाइजेस बताइएगा जो हार्ट रिलेटेड मस्ट हैं। जो आम पब्लिक को या आम लोगों को हम बताते हैं, हर बंदा जो है यानी जिम तक उसकी अप्रोच नहीं होती है, उसकी अपनी वो होती है। तो जो रिकमेंडेड है इंटरनेशनली वो ये है कि हर बंदे को तकरीबन 35 से 45 मिनट हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन करनी चाहिए। ओके, 5 से 6 दिन 35 से 40 मिनट। 35 से 45 मिनट 35 से 45 मिनट। या दूसरे लफ्ज़ों में ये 4 से 6 किलोमीटर बन जाती है। अब उसके अंदर वॉक जो है डिफरेंट लोग बताते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो यही है कि तेज़ कदम चलना ये बेहतरीन वॉक है। ओके। सुन्नत भी है, ये आप सल्लम से भी ये साबित है कि तेज़ कदम चलते थे। तो तेज़ कदम चलना ये बेहतरीन एक्सरसाइज है। कुछ लोग कहते हैं जॉगिंग करें, कुछ मुख्तलिफ, वो अपनी वो है, हम लोगों को कहते हैं वो भी कर लें, लेकिन आम लोगों को ज़्यादा हम यही बताते हैं जो फिजिबल है, जो इजी है, जो हर बंदा कर सकता है, अमीर गरीब जो है। तो हम कहते हैं कि आप 35 से 45 मिनट कोशिश करें कि तेज़ कदम वॉक करें, उसको अपनी रूटीन बनाएं। और हम उनको बताते हैं कि भाई आप 10 मिनट से शुरू कर दें, 5 मिनट से, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। यकदम करेंगे फिर लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, आप इसी में डाइटरी चेंजेस के बारे में भी फिर बता दें हमें कि डाइटरी जैसे किस तरह के होने चाहिए। इस हवाले से जो डाइट के हवाले से तफसील बताइएगा। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम डाइटरी चेंजेस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो है हमें हार्ट की डिजीज़ हो रही हैं। हमने डाइटरी चेंजेस का मैंने सवाल किया था, लेकिन फिर हमें मजबूरन जो है वो ब्रेक की तरफ जाना पड़ा। जनाब, मैं चाहूँगा कि ब्रेक से पहले जो है वो डाइटरी चेंजेस के हवाले से गुफ्तगू करे थे, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक रिपोर्टर मौजूद हैं, हसन मलिक, जो हमें वेदर के हवाले से आगाह करेंगे। जी हसन, क्या सूरत हाल है जी वेदर की? जी, शहर-ए-औलिया मुल्तान और गिरदो-नवाह के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतला सुबह सवेरे से पार्शली क्लाउडी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि धुंध पड़ने के भी वाज़े इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। रात के औकात में और सुबह सवेरे के औकात में धुंध पड़ने की वजह से बिल्कुल शैलो फॉग है, और शैलो फॉग की वजह से बड़ी हल्की सी हद निगाह मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में धुंध के कभी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जहाँ एक जानिब हद निगाह मुतासिर होती हुई दिखाई देगी तो वहीं दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदो-नवाह का 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवाम नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो आज शहर में हवाम नमी का तनासुब भी कदरे बेहतर है, जो कि 90% तक रिकॉर्ड किया गया। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गुज़िश्ता दिनों की निस्बत कुछ हद तक बेहतर है, जो कि 178 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 10वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 1 से 1.5 हफ्ते तक मुल्तान शहर में बारिशों के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। और मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि दिसंबर के मिड तक कोई बारिशों के इम्कानात होंगे, लेकिन उससे पहले खुश्क सर्दी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो हल्की फुल्की धुंध है
वो भी देखने में आएगी और इसके साथ साथ जो दर्जा हरारत है वो नुमाया हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से फ़िज़ाई आलूदगी है, तो फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहर ओलिया के वासियों के लिए ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि शहरियों को चाहिए अपनी सेहत का खसूसी तौर पर ख्याल रखें। और मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि जो सांस, दमे और चेस्ट के मर्ज़ में मुब्तला अफराद हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को महदूद कर दें और इंडोर एक्टिविटीज़ पर खासी तवज्जो दें। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। खुश सर्दी की शिद्दत बढ़ने के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हसन, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त शहर में वेदर की क्या सूरत हाल है। जनाब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि सर्दियाँ बढ़ रही हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा डाइटरी चेंजेस के हवाले से भी बताइएगा कि इस मौसम में किस तरह की डाइट हमें रखनी है ताकि हम हार्ट को जो है वो अपना प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग को बहाल रख सकें। बिल्कुल, सर्दियों के अंदर डाइट डाइट तो एक जैसी ही है जो आम दिनों में है, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों में एहतियात करनी होती है। तो अगर हम डाइट के हिसाब से बात करें तो अगेन सबसे पहली चीज़ ये है कि हम कहते हैं जो रिकमेंडेड डाइट है वो हम उसके अंदर ये बताते हैं कि भाई हर बंदा कोशिश करें ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, सैलेड हम लाजमी अपनी ग़िज़ा के अंदर उसको हिस्सा बनाएं, कोशिश करें जो ऑयली चीज़ें हैं हम उनको कम से कम रखें। इसी तरीके से जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कम हो। हर मरीज़ को हम ये बताते हैं कि आप कोशिश करें नमक का इस्तेमाल कम हो और जो फास्ट फूड है उसके अंदर भी एहतियात बरतें। और इस तरह इस परहेज़ के साथ साथ हर बंदा अपनी जो है वो वॉक को रूटीन बनाए। अगर कोई सिगरेट पीते हैं तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इसको भी छोड़ें। किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसको समझाते हैं कि आप थोड़ा मीठा भी कम कर दें, चिकनाई के साथ साथ मीठे का भी थोड़ा परहेज़ करें। और ख़ास तौर पे उनको बताते हैं कि भाई आप गुड़, शक्कर, चीनी ये कम करें लेकिन फ्रूट का इस्तेमाल करें, वो मीठा आपके लिए मुनासिब है, ठीक है। तो मोटी मोटे जो परहेज़ हैं वो सर्दियों में, गर्मियों में वो तकरीबन एक जैसे हैं। सिर्फ सर्दियों में एक ये चीज़ हो जाती है ख़ास तौर पे, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा दिल करता है ये साल्ट वाली चीज़ें खाने का, और या जैसे बारबेक्यू है और जैसे फास्ट फूड है, ऑब्वियसली ज़्यादा इसके अंदर वो होता है। तो उसमें भी यही है कि कोशिश करें हम इन चीज़ों का यानी मतवाज़न बैलेंस तरीके से चले, म्याना रवि से चले, और साथ साथ फिर कोशिश करके हिम्मत करके वॉक करें ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है उससे कवर हो। डॉक्टर ये बताइएगा कि सर्दियों में क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो प्रिडोमिनेटली फ़ैट्स हैं, गुड फैट्स उनको कहा जाता है, कि आजकल हमें पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स भी कुछ मिल रहे हैं, वो भी खाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इनकी ज़रा मिकदार बताइएगा कि क्या अगर हम ज़्यादा फ़ैट्स क्या कंज्यूम करने लग जाते हैं तो क्या वो भी हार्ट के ऊपर हमारे इम्पैक्ट करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं अगर इनका कोई ज़रूरत से ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल करता है तो ये उल्टा आपके लिए नुकसान दें, और ख़ास तौर पे ये किडनी डैमेज कर देते हैं। ओके, तो एक बहुत बड़ा वो है। दूसरा ज़ाहिर है इसके अंदर ज़्यादा वो जो फैट है वो आपके लिए नुकसानदेह है, तो वो हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है। तीसरा वो आपको हज़म भी नहीं होते, आपका जो है वो GIT अपसेट कर देते हैं। तो इसके अंदर भी मुनासिब मिकदार में लेने हैं हमने। हमारे हार्ट के पेशेंट भी होते हैं, हम उनको भी समझाते हैं कि भाई एक मुट्ठी के बराबर आप ले लें। उसके अंदर बादाम है, जैसे अखरोट है, काजू, मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं। तो हम कुछ पेशेंट को तो हम ये भी कहते हैं कि भाई आप आज का दिन सिर्फ बादाम लें, अगले दिन अखरोट लें, अगले दिन, और इस तरह बदल बदल के। अच्छा डॉक्टर, जब हम डाइट एक प्लान अपना बना रहे हों, वैसे तो ये डाइटिशियन का बेसिकली क्वेश्चन बनता है, लेकिन बहरहाल अगर हम हार्ट के रिलेटेड कोई मरीज़ है वो अपना डाइट प्लान बना रहा है तो उसमें किस मैक्रो न्यूट्रिएंट का उसने ज़्यादा ख्याल रखना है? उसने प्रोटीन का ज़्यादा ख्याल रखना है, उसने कार्ब का ज़्यादा ख्याल रखना है, उसने फ़ैट का ज़्यादा ख्याल रखना है? देखिए, अगर हम एक आइडियल वो बात करें ना, एक कि जो हमारे हार्ट के पेशेंट हैं अगर उनके टेबल पे खाना है जी, तो उसमें क्या हो, तो उसके अंदर हर चीज़ की एक लिमिट है कि भाई उसके अंदर प्रोटीन इतने हो, कार्बोहाइड्रेट इतने हो, और जो है फैट्स इतने हो। तो उसके अंदर सब चीज़ों का मुनासिब इस्तेमाल ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा परहेज़ भी ठीक नहीं है, और ज़रूरत से ज़्यादा बद एहतियाती भी ज़रूरी जो है वो नुकसानदेह है। और यही सारी जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि जैसे सेम है हर किसी के लिए कि हमने वो प्लान फॉलो करना है, ये उस शख्स के लिए भी जिसको स्टंट जैसे आप बात कर रहे थे डल चुका है, या किसी जो उसकी कोई बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें सेम है या उसके लिए अलग कोई? नहीं, उसके लिए भी तकरीबन एक जैसे है। सिर्फ उसमें यही है कि म्याना रवि से देखिए, प्रोटीन भी ग़िज़ा का एक इसेंशियल पार्ट है, उसको भी लाजमी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़रूरी है, फैट्स भी बहुत ज़रूरी है। तो हर बंदे का, ख़ास तौर पे जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, उनकी उस कार्डियक जो डिजीज़ है उसके हिसाब से उसकी फिर जो जॉब की नेचर है, या वो आजकल जो है कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी काम काज नहीं कर रहे होते, तो उसकी डाइट और हो जाएगी। एक बंदा है जो कार्डियक, हमारे बहुत पेशेंट होते हैं जिनको हमने स्टेंट डाले हुए हैं और वो माशाल्लाह वो मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं अल्लाह के फजल से, तो फिर उसकी डाइट चेंज हो जाती है।
तो बेसिकली ये पर्टिकुलर पेशेंट के लिए पर्टिकुलर डाइट बताते हैं, और इनमें तीनों चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है, मना कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन उनमें म्याना रवैया, हर बंदे की कैलोरीज डिफरेंट हैं डिपेंडिंग अपॉन हिज वर्क ऑफ नेचर। एक साथ आप फिट नहीं कर सकते हर किसी के किसी ऊपर के ऊपर नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, जैसे आप बता रहे थे कि सर्दियों में ज़रा इसके बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारी जो शरीयानें हैं वो श्रिंक करना शुरू कर देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सर्दियों में ठंडा जो है वो नहाना नहीं चाहिए, आपको आइस कोल्ड बाथ जो है वो नहीं लेने चाहिए, थोड़ा सा गर्म पानी कर लें ताकि उठते ही आपको थर्मल शॉक भी बॉडी को ना लगे। तो उस हवाले से ज़रा बताइएगा। एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी जब वीडियोस देखते हैं तो वो आइस बाथ ले रहे हैं, साइबेरिया के बर्फ़ में जाकर डुबकियां लगा रहे हैं, तो वो ज़रा बताइएगा फिजियोलॉजिकली। बिल्कुल, ये बेसिकली इसके अंदर भी ये चीज़ है कि हर बंदे का एक अपना स्टेमिना है। ओके। हर बंदे ने उस हिसाब से चलना है। कुछ लोगों की अभी तक आप देखें कि वो कहते हैं जनाब हम तो जितनी मर्जी सर्दियाँ हो जी, हमने तो ठंडे पानी से ही नहाना है। बिल्कुल। उनकी बॉडी, उनका जिस्म, उसको उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि उनको वो इसको फील नहीं करते। ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेचारों को ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी लगती है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मेडिकली इसका कोई ख़ास वो नहीं है कि आप ठंडे पानी से नहाएं या गर्म पानी से नहाएं, बस नहाना ज़रूरी है जो जैसे आपको फिजिबल। ठीक है। अच्छा, वो एक थर्मल शॉक की बात भी की जाती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड से आए हैं तो एकदम हीटर में ना आए, हीटर में बैठे हुए हैं तो एकदम ठंड में ना ये आए। एक नेचुरल चीज़ है, और इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर जो है। ओके। इसका ज़रूर आपकी बॉडी के ऊपर असर है। जैसे गर्मियों में ये ज़्यादा देखने में आती है कि यकदम आप एसी में होते हैं और यकदम आप मुल्तान की जैसे बाहर निकले 50 टेम्परेचर है, तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट है। तो उस क्योंकि बॉडी आपकी एक्लाइमेटाइज होने में टाइम लेती है। ओके। तो अगर यकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर का होता है तो उससे ज़रूर आपकी बॉडी के ऊपर असर आता है। ठीक है। जैसे हम लाइफस्टाइल, हमने डाइटरी चेंजेस की बात की, हमने ये बात की कि सर्दियों में किस वजह से हो जाता है, हमें किस तरह की चीज़, हम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे कि यंग एज में बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को जो है वो हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसकी बुनियादी वजूहत क्या है? हमारे इस तरह की क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं कि यंग लोगों को भी हार्ट के जो है वो अमराज शुरू हो गए? बिल्कुल, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है कि यंग लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी जो वजह है वो तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है कि देखें ना कोई वॉक है, ना जो है आप कि अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, ना हेल्दी डाइट है। तो उसके अंदर सबसे कॉमन चीज़ यही है कि नौजवान लोगों को हम यही बताते हैं कि भाई आप वॉक को अपना जो है पार्ट एंड पार्सल बनाएं लाइफ का। सिगरेट नोशी उसके करीब ना जाएं, आप कोशिश करें फास्ट फूड का बेतहाशा इस्तेमाल ना करें। देखिए, महीने में एक आध दफ़ा 2 दफ़ा ये तो काफ़ी है। अब हर दूसरे दिन ही हम लोग फास्ट फूड लेंगे तो वो ज़ाहिर है हमें नुकसान देगी। इसी तरीके से सीडेंट्री लाइफ के, यानी नौजवान लोग हैं देखिए सारा दिन बैठे हैं। सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हमें जो है वो हार्ट के मसाइल हो रहे हैं क्योंकि स्क्रीन हमारी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लाइफस्टाइल चेंजेस के हवाले से बात कर रहे थे। हमने अब डॉक्टर साहब से जो है वो गुफ्तगू करनी है कि अगर किसी को पहले से कोई मर्ज़ है, जैसे शुगर का मर्ज़ होता है लोगों को, या कोई दीगर जो अमराज हैं, उसकी वजह से हार्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वो किस तरह के अंदर अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेके आए तो कि उनको हार्ट की जो है वो डिजीज़ ना हो। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि अगर किसी को कोई शुगर का मर्ज़ है या दीगर अमराज हैं तो वो अपनी हेल्थ का किस तरह ख्याल रख सकते हैं, ख़ासतौर पर हार्ट की हेल्थ का किस तरह ख्याल रख सकते हैं? बिल्कुल, जो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का बहुत बड़ा लिंक है हार्ट डिजीज़ के साथ, तो उनको अपनी शुगर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो जिस फिजिशियन को भी दिखा रहे हैं उनसे डिस्कस करें कि मेरी शुगर जो है वो फास्टिंग इतनी है, खाना खाने के बाद इतनी है, 3 माह वाला शुगर का टेस्ट मेरा इतना है और मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, तो मुझे किस तरीके से मैं हार्ट अटैक और इन चीज़ों से बच सकता हूँ। शुगर की वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्ट की डिजीज़ होती हैं। हार्ट अटैक के अलावा हार्ट फेलियर भी हो जाता है, कुछ और चीज़ें भी हो जाती हैं। तो ओबियसली अगर वो अपनी शुगर की केयर करेंगे तो इंशाल्लाह दिल की बीमारियों से बचेंगे। इसका डायरेक्टली रिलेशन है। जितने हमारे कार्डियक पेशेंट होते हैं उनके अंदर उनमें ज़्यादा वही होते हैं जिनको शुगर होती है। ओके, ये कौन सी डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 टाइप 2? दोनों। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। बाज़ दफ़ा तो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले जो है पेशेंट बेचारों की 21 साल 22 साल 25 साल उम्र है, उसी में उनका बाईपास हो जाता है। ओके। और इसी तरह जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं जिनको बाद में डायबिटीज़ होती है मोटापे की वजह से, जिसको सादा ज़ुबान में हम कहते हैं ओबेसिटी की वजह से, उनके अंदर भी रिस्क बहुत ज़्यादा है
इसी तरह आजकल कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो प्री डायबिटीज़ है जिनको, प्री डायबिटीज जिनकी रूटीन में शुगर जो है वो 105 है नॉर्मल, 110 है, 11 है। इसी तरह खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद भी उनकी इम्पेयर्ड लेवल आ रहे हैं। अब उनके अंदर हम उनको दवाई भी नहीं दे पाते कि इतनी शुगर अगर 105 पे देंगे तो वो कम हो जाएगी फास्टिंग। तो उनके अंदर भी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि फुल फ्लेज जैसे डायबिटिक पेशेंट के अंदर होती है, उनके अंदर भी वो हो जाती है। तो इस वजह से डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी शुगर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर वो अपनी शुगर का अच्छा जो है वो ख्याल रखेंगे तो फिर उनके अंदर चांस हैं हार्ट अटैक की शरह वैसे ही कम हो जाएगी जैसे आम लोगों में कम। और मैं डॉक्टर कहीं पर पढ़ रहा था कि वाहिद चीज़ जो हार्ट के रिलेटेड को भी कंट्रोल कर सकती है और शुगर को भी आपके रिवर्स कर सकती है, दैट इज़ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो अब वो चांसेस हैं कि आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जो जिस तरह आपने की कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है ही आपकी बॉडी जी बिल्कुल, मोटापे से और आपकी अपनी लाइफस्टाइल पे है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है ना मोटापे की वजह से, आपकी वो काम नहीं बॉडी के अंदर पे मौजूद होती है। तो उसका आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारा समझ लें फोकस है ही आपकी अपनी निजी लाइफ से, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से, कि आप डाइट का ख्याल रखें, आप वॉक करें, आप अपना वज़न जो है वो कम करें, तो ऑटोमेटिक शुगर ख़त्म हो जाएगी। साइलेंट हार्ट अटैक की बात की जाती है, वो क्या चीज़ है, वो कैसा फिनोमेना होता है? साइलेंट हार्ट अटैक आमतौर पे उन्हीं लोगों में होता है जिनको शुगर चल रही है। ओके। क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर ये जो आम लोग जैसे हमारे पास वो लोग आते हैं जिनको शुगर नहीं है, तो उनको तो फ़ौरन जब एक्यूट हार्ट अटैक होता है तो शदीद किस्म का दर्द हो जाता है उनको, छाती के अंदर या पेट के अंदर या इस जगह पे, या उनको फ़ौरन जो है वो घुटन होने लग जाती है, यकदम सांस का बंद होना, पसीने आना और इस किस्म की कैफियत। शुगर वाले मरीज़ों में ये होता है कि उनको ये जो पेन के जो रिसेप्टर्स हैं, समझ लें जो नर्व्स हैं, वो डैमेज हो जाती है। ओके। तो उन बेचारों को अटैक हो पता ही नहीं चलता। तो अक्सर वो मरीज़ शुगर वाले अटैक के बाद जब हमारे पास आते हैं तो उनका हार्ट फेल हो चुका होता है, उनकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो जो है वो कम हो चुकी होती है। उन बेचारों को पता ही नहीं चलता कि उनको कब, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो पता ही नहीं, हमें तो कभी दर्द हुआ ही नहीं। तो फिर हम उनको बताते हैं कि चूंकि आपको शुगर है, आपको हल्की फुल्की अलामात आई होंगी, वो जो है हल्का फुल्का सांस फूला होगा या आपका पेट ख़राब हुआ होगा इस तरह, तो वो अक्सर रिकॉल भी नहीं कर पाते। अच्छा डॉक्टर, स्टंट के बारे में जैसे बात करें, बाईपास के बारे में जैसे ही जहन में आता है तो एक रेड फ्लैग्स और वो होना शुरू हो जाते हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये किस वजह से आपके पास किस कंडीशन में पेशेंट आते हैं तो वो स्टंट और बाईपास की तरफ उन्हें जाना पड़ता है। दूसरा, क्या इसके बाद नॉर्मल आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? बिल्कुल, जो असल फिर वही बात आ जाती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि आइडियली तो जितने अब हम देखें इंस्टीट्यूट बन गए हैं, धड़ाधड़ मरीज़ों को स्टेंट डाले जा रहे हैं, धड़ाधड़ मरीज़ों का बाईपास हो रहा है, लेकिन ये कोई हल नहीं है। असल हल फिर वही है कि हम लोगों को प्रिवेंशन के ऊपर ले आए। हम सिंस बर्थ आप कह लें कि चाइल्डहुड से ही जो है ऐसे बच्चों की डाइट करें, घरों के अंदर ऐसे डाइट करें, स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर, कि लोगों को अवेयरनेस हो, ऐसी डाइट हो कि जिससे हार्ट अटैक और इसकी शरह कम हो, ब्लड प्रेशर की शरह कम हो जाए, डायबिटीज़ की शरह कम हो जाए। कुछ चीज़ें तो जेनेटिक्स हैं जो आपकी जीन्स के अंदर हैं, आप उसको तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल से हैं, आपकी डाइट के ऊपर जो है उसको हम कम कर सकते हैं। तो अब वो लोग जिन बेचारों को हार्ट अटैक हो गया है, अब उनकी जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो कुछ लोगों की ऐसी नालियाँ होती हैं जिनके अंदर स्टेंट डल सकते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर स्टेंट नहीं डल सकते, हम कहते हैं जी आपका बाईपास ही हल है। तो कुछ लोग जो जिनका टाइम के ऊपर जो है वो स्टेंटिंग हो जाती है और उनका दिल जो है वो बच जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो एहतियात करें, परहेज़ करें, दवाई लें, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ वैसे ही गुजारते हैं जैसे एक आम बंदा है, सिर्फ एहतियात, परहेज़ और दवाइयों के साथ। जी बिल्कुल सर, हमारे पास लास्ट 30 सेकंड है, अगर आप इसमें कुछ CPR के बारे में कुछ ऐड करना चाहें क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो उसके साथ हम जो है वो अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ फिर हम जी बिल्कुल। CPR बेसिकली उसको कहते हैं कि अगर किसी बंदे को किसी जगह खड़े हुए हार्ट अटैक हो गया है और वो फ़ौरन गिर गया, कोलैप्स कर गया है, तो उसकी छाती के ऊपर हम इस तरीके से, यानी उसकी छाती को कंप्रेस करना और उसके मुंह के ज़रिए हवा का और ऑक्सीजन का जो है वो देना वक्ती तौर पे, ये लाइफ सेविंग चीज़ है। हर बंदे को थोड़ी सी तरबियत होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर लियाकत, तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने तफसीलन जो है वो हार्ट के रिलेटेड गुफ्तगू की, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में जो हार्ट अटैक की वजह से जो मसाइल होते हैं वो तफसीलन गुफ्तगू की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।